वो तो 5 सेकंड में हो गया, लेकिन दूसरा सवाल शायद सॉल्व ही ना हो, जो आपको कंसेप्ट पता होने से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट को किल ना करें, बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, दूसरों के चक्कर में आके फोकस होकर पढ़ाई करें, पूरी नॉलेज लें। क्लियर? चलिए शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, या हिंदी में बोलते हैं इसको चक्रवृद्धि ब्याज। तो सभी को पता भी होगा, सभी को आता भी होगा। क्लियर है? चलिए अब पहले मैं आपको बताता हूं एक बार कि सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देकर मैं आपको चीजें समझाऊंगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गौर से समझना। जैसे कि अपने पास 100 रुपीज है प्रिंसिपल, रेट परसेंट पर एनम है 10%। सही बात है, ये क्लियर है। और टाइम पीरियड है आपका 4 साल, टाइम पीरियड है आपका 4 इयर्स। और आपसे पूछा कि बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या? 4 साल का। तो आप कह दोगे कि एक साल में 10% रेट है, तो यानी कि एक साल में 10% ब्याज मिलता है, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 40%। तो 100 रुपए पे 4 साल में 40% ब्याज मिलेगा, तो 100 का 40% कितना होता है? 40 रुपए। 40 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 साल में 40 रुपए आ गया। 100 रुपए प्रिंसिपल है, 40 रुपया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट मिश्र धन कितना हो गया? 100 प्लस 40 यानी कि 140 रुपए, 140 रुपीज। ऐसे बता दोगे आप, या फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि जैसे आपके पास प्रिंसिपल था कितना? 100 रुपया, 100 रुपया प्रिंसिपल था, आपको इस पर ब्याज कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए, तो 10% ब्याज मिलना है, यानी कि आपको 10 रुपए ब्याज मिलना है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपए। ये 110 रुपए आपके क्या है? अमाउंट है। ये फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है आपका 110 रुपए। अगली साल प्रिंसिपल क्या है आपका? प्रिंसिपल आपका 100 रुपए, ये प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। सिंपल इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल हर साल बराबर रहता है, तो 100 रुपए है, 100 रुपए का 10%, अगले साल भी आपको 10 रुपए ही ब्याज मिलना है। अगर 10 रुपए ब्याज मिलेगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10 रुपए और 110 प्लस 10 120 रुपए इस बार आपका अमाउंट हो जाएगा। तो 2 साल बाद अमाउंट कितना है? 120 रुपए। अगले साल प्रिंसिपल अभी भी आपका 100 रुपए है, 100 का 10% यानी कि आपको तीसरे साल में भी 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, और आपका जो थर्ड ईयर के जो एंड में अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 130 रुपए। 120 प्लस 10 130 रुपीज। तो ये क्या अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये क्या अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ये क्या अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन। ये बात समझ में आती है? यहां तक क्लियर है? सिंपल सी बात है ना। इसके बाद गौर से देखेंगे कहानी को। अगले साल प्रिंसिपल अभी भी आपका 100 रुपए है, 100 का 10%, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा चौथे साल में, तो 130 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा अमाउंट? 140 रुपए मिश्र धन। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो गौर से देखना, हर साल मिलने वाला ब्याज बराबर है। पहले साल भी 10 रुपया, दूसरे साल भी 10 रुपया, तीसरे साल भी 10 रुपया, चौथे साल भी 10 रुपया, टोटल 40 रुपए ब्याज मिला। प्रिंसिपल आपका 100 रुपया, तो आपके पहले साल के एंड में अमाउंट 110, सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट 120, थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट 130 एंड फोर्थ ईयर के एंड में अमाउंट 140 रुपए। क्लियर है? ये बात समझ में आती है? तो ये पिक्चर थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट की, इसके बारे में सभी स्टूडेंट को नॉलेज है। क्लियर है? बात समझ में? अब समझते हैं कि एसआई और सीआई में क्या फर्क है। मैं सेम साइकिल चलाऊंगा 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। अब मैं सेम साइकिल चलाऊंगा 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने 4 साल का निकाल दिया, कितना है तुम्हारा? 40 रुपया है। क्लियर है? अब गौर से समझना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट। ठीक है, सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बन सकता है, ध्यान से समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर मैं साधारण भाषा में बोलूं तो मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। मतलब सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल बराबर होता है और आपको जो ब्याज है वो केवल प्रिंसिपल पे मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि आपका जो ब्याज है वो प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो ब्याज आप अर्न कर रहे हो, जो ब्याज आप कमा रहे हो, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कैसे समझते हैं? ये जो चेन बनाई, ये चेन थी आपकी किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। अब मैं चेन बना रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये चेन थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट की, अब मैं चेन बना रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्लियर है? गौर से समझना मेरे भाई। चलिए अब देखिए, सपोज आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है। आपके पास मेरे भाई जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया मूलधन है। अगर 100 रुपया मूलधन है तो गौर से समझना, एक साल में, पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? ब्याज की दर 10%। तो पहले साल में अगर आपको 10% ब्याज मिलेगा, 10% का मतलब प्रिंसिपल का 10% कितना हो गया? 10 रुपया। तो पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका अमाउंट 110 रुपए हो गया। अब इस चीज को गौर से समझना कि 110 रुपए है क्या? 110 रुपए। तो ये एक साल की कहानी होगी, ये पहले साल की कहानी होगी। आपका प्रिंसिपल कितना था? 100 रुपया। 100 रुपया पे ब्याज कितना मिलना? 10% ब्याज की दर से 10 रुपया। तो 100 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा? 110 रुपए। यानी कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखिए दोनों एकदम सेम चीज है। यहां भी 10 रुपया ब्याज, यहां भी 10 रुपया ब्याज, यहां भी 10%, यहां भी 10%, यहां भी अमाउंट 110 हो, यहां भी अमाउंट 110 हो। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि ये जो 110 रुपया था, सीआई के केस में ये क्या है? सीआई के केस में सीआई के केस में ये है आपका फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट। ये पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन है, लेकिन सीआई के लिए ये आपके सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। यही आपके सेकंड ईयर का प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, सेकंड ईयर का मूलधन। यानी कि अब जो आपको दूसरे साल में ब्याज मिलेगा वो 100 रुपया प्रिंसिपल पे नहीं, 110 रुपया अमाउंट पे मिलेगा। 110 रुपया का मतलब 100 रुपया प्रिंसिपल पर भी मिलेगा और 10 रुपया जो आपने इंटरेस्ट कमाया है उस पर भी ब्याज मिलेगा। बस इतना फर्क होता है एसआई और सीआई में।
क्लियर है? सभी को चीजें क्लियर हुई? प्रिंसिपल है आपका 100 रुपया, 100 रुपया का 10% यानी कि एक साल में 10 रुपया ब्याज मिला, अमाउंट हो गया 110 रुपया। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है, लिख दिया मैंने ऊपर। पहले साल के पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, लेकिन ये 110 रुपया दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। यानी कि अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो केवल प्रिंसिपल पे 100 रुपए पे ना मिलकर 110 रुपए पे मिलेगा। 110 का मतलब 100 रुपया प्रिंसिपल पर भी और 10 रुपया ब्याज पर भी। तो मुझे बताओ कि 110 पे अगर 10% ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा? 11 रुपए। 11 रुपए आपको ब्याज मिलेगा सेकंड ईयर में। कितना? 11। तो 110 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 121 रुपए। तो ये आ गया इस बार आपका 121 रुपए। ये जो 121 रुपए है ये आपका क्या है? सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट है, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन है ये 121 रुपया। लेकिन यही 121 रुपया आपका थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। दिस 121 थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। कोई डाउट इसमें किसी भी भाई को? यानी कि अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल वो 100 रुपए प्रिंसिपल पर ना मिलके 121 रुपए मिश्र धन पे मिलेगा। मतलब 100 रुपए प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस अब तक आपने जो 21 रुपया ब्याज कमाया, 100 प्लस 21 जो ब्याज कमाया है उस पर भी मिलेगा। यानी कि थर्ड ईयर में जो आपका ब्याज होगा, गौर से समझना, वो कितना होगा? 10%। 121 का 10% कितना होता है? 12.1 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 121 प्लस 12.1 यानी कितना होगा? 133.1 रुपया, 133.1 रुपीज। क्लियर है? गौर से समझते रहना। अब ये चीज आप सभी जानते हो कि ये थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है, लेकिन ये आपके फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल है, चौथे साल के लिए मूलधन है और तीसरे वर्ष के अंत में ये मिश्र धन है। क्लियर है? सभी को बात समझ? यानी कि अगले साल अगर आपको ब्याज मिलने वाला है तो इसी 133.1 पर मिलेगा, तो इसका 10% यानी कि कितना ब्याज मिलेगा आपको? 13.31 रुपीज। यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें ऐड कर दोगे तो 146.41 रुपीज, 146.41 रुपीज। तो ये क्या है आपका? ये आपका चौथे वर्ष के एंड में अमाउंट है, मिश्र धन है, और 5वें वर्ष के लिए प्रिंसिपल है। क्लियर? तो आप देख सकते हो ऊपर एसआई सिंपल इंटरेस्ट की चेन है, नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट की चेन है। गौर से देखो, गौर से देखने पर आपको महसूस हुआ होगा कि 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ? 100 रुपए से प्रिंसिपल 140 हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 40 रुपए। यानी कि और 4 साल में उसी प्रिंसिपल पर, उसी रेट पर, उसी टाइम पीरियड के लिए आपका प्रिंसिपल 100 रुपए से 146.41 हो गया। यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 4 साल में वो 46.41 रुपया मिला। कितना मिला कंपाउंड इंटरेस्ट? 46.41 रुपया मिला। यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिला? सेम टाइम पीरियड के लिए, सेम रेट पर, सेम प्रिंसिपल के लिए सीआई ज्यादा है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज चलता है। क्या चलता है? ब्याज पर भी ब्याज चलता है। पहले साल आपका प्रिंसिपल, उस पर आप ब्याज कमाओगे, उस ब्याज को आप प्रिंसिपल में जोड़ के अमाउंट क्या आ जाएगा आपका? अमाउंट। वही अमाउंट आपका अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर से सेम कहानी, प्रिंसिपल पे आप फिर से ब्याज कमाओगे, उसको वापस से अमाउंट में जोड़ दोगे, वो अगले साल के लिए वापस से प्रिंसिपल बन जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां तक? सभी को बात समझ में आई होगी। एक चीज मैं आपको और गौर से समझना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक चीज है, कंसेप्चुअली आपको समझना है। आपका प्रिंसिपल था 100 रुपया, एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 10 रुपया, अमाउंट हो गया 110, यानी कि आपका अमाउंट जो है प्रिंसिपल से 1.1 टाइम्स हो गया। एक साल में कितना? 1.1 टाइम्स। गौर से समझना। नाउ सेकंड ईयर के लिए देखो, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल 110, अमाउंट 121, तो कितने गुना हो गया? 1.1 टाइम्स हो गया, 1.1 टाइम्स। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल 121, अमाउंट 133.1। गौर से देखना, 10% ही तो मिला, 10% ब्याज मिला, यानी कि कितना हो गया? 1.1। फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल 133.1 है, अमाउंट 146.41 है, यानी कि कितना हो गया? 1.1 टाइम्स हो गया, 1.1। 10% इंक्रीज का मतलब 10% बढ़ गया। यानी कि गौर से देखना, ये भी 1.1 से गुना हो रहा है, ये भी 1.1 से गुना हो रहा है, ये भी 1.1 से गुना हो रहा है, ये भी 1.1 से गुना हो रहा है। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब आप समझते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेम टाइम इंटरवल के लिए एक सेम स्केलिंग फैक्टर से बढ़ता है, एक सेम स्केलिंग फैक्टर से बढ़ता है। अगर यहां पे 10%, 10%, 10%, 10%, सभी जगह ब्याज की दर सेम है। अगर 10% ब्याज की दर सेम है तो इसका स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1.1। 10% इंक्रीजमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा? 110%। 110% मतलब 1.1 टाइम्स, 1.1 गुना। तो देखिए 1.1 से 1.1, 1.1, 1.1 बढ़ता जा रहा है। पहले साल में आपका प्रिंसिपल 1.1 इंक्रीज होगा, फिर अगले साल में 1.1, फिर अगले साल में 1.1 टाइम्स, फिर अगले साल में 1.1 टाइम्स। अगर ब्याज की दर 10% की बजाय 20% होती तो ये 1.2 भाई, अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? 1/5, यानी कि 6/5 बढ़ना चाहिए, यानी कि 1.2। तो ये 1.2, 1.2, 1.2, 1.2 से मल्टीप्लाई। अगर आपका जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सब 25% है, तो 25% इंक्रीज होने का मतलब 0.25 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 1.25 गुना हो जाएगा। तो 1.25 मल्टीप्लाई 1.25, 1.25, 1.25। क्लियर है? आप देख सकते हैं। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज जो मैंने अभी आपको समझाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सेम स्केलिंग फैक्टर से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक साल में ये बढ़ रहा है, क्योंकि ब्याज की दर जो है हर जगह क्या है? सेम है। तो एक्चुअली ये भी 1.1 गुना हुआ, ये भी 1.1, ये भी 1.1, ये भी 1.1। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज।
सक्सेसिव क्रमागत प्रतिशत बदलाव है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल को हम एक सक्सेसिव परसेंटेज से बढ़ाते जा रहे हैं, और वही सक्सेसिव परसेंटेज क्या है, आपकी रेट परसेंट पर एनम। वही सक्सेसिव परसेंटेज क्या आपकी रेट परसेंट पर एनम। यहां भी 10%, यहां 10%, यहां 10%, यहां 10% इंक्रीज हुआ, तो 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूं। जैसे सपोज आपके पास, गौर से समझना भाई, अगर सपोज आपके पास प्रिंसिपल है सपोज 100 रुपया, 100 रुपया आपकी पॉकेट में पड़े हैं। अब हम क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कितना टाइम पीरियड दिया, 3 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम पीरियड कितना दिया आपको, 3 साल। दिस इज 3 इयर्स। टाइम पीरियड 3 इयर्स है। पहले साल फर्स्ट ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर रेट है आपका सपोज 10%। सेकेंड ईयर जो आपका रेट है वो है आपका 20%। थर्ड ईयर जो आपका रेट है वो है आपका 30%। तो मैंने इस बार क्या किया कि हर साल आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो अलग अलग है, और मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये पूछ लिया। तो ये मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 6 तरीके बताऊंगा। अभी क्या है, ये फर्स्ट मेथड है। क्या है, ये फर्स्ट मेथड है, गौर से समझना। अब प्रिंसिपल अगर आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपए पर पहले साल में 10% ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपया, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 रुपया। 110 रुपया आपका अमाउंट हो गया एक साल के बाद। यही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। अब जो मिलेगा आपको ब्याज हुई 110 रुपए पर मिलेगा, लेकिन दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। कितना है, 20%। दूसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% है, यानी कि अगले साल आपको 20% ब्याज मिलेगा, तो 110 का 20% कितना होता है, 22। कितना होता है, 22। तो आपको अगले साल 22 रुपया ब्याज मिलेगा, तो 110 प्लस 22 कितना हो गया, 132 रुपीज आपका मिश्र धन हो गया, दूसरे वर्ष के अंत में अमाउंट हो गया। अब ये दूसरे वर्ष के एंड में अमाउंट है, पर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। अगले साल जो आपको ब्याज मिलेगा थर्ड ईयर के प्रिंसिपल यानी कि 132 रुपए पर मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा आपको, 30%। तो 132 रुपए का 30% आपको ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 39.6 आपको ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 9 2 11 का 1 3 1 4 3 7 171। एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका, इसमें ऐड कर दोगे 9 2 11 का 1 और 3 1 4 3 7 171.6 रुपीज। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? सभी को समझ में आया? तो ये आपका अमाउंट हो गया थर्ड ईयर के एंड में। तो गौर से देखिए, 100 रुपया प्रिंसिपल था, कितना हो गया, 171.6 हो गया। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला 71.6 रुपीज। 71.6 रुपीज। क्लियर है? तो ये फर्स्ट तरीका है कंपाउंड इंटरेस्ट को गौर से समझने का। क्लियर है? सीधा सीधा सा है। अगर आप यहां पे गौर से देखिए, तो पहले साल आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो स्केलिंग फैक्टर क्या है, 1.1, यानी कि प्रिंसिपल को 1.1 से उठा दिया गया। क्लियर है? कोई डाउट है? दूसरे साल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो 20% है, तो 20% है, तो स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1.2, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का 110, उसको 1.2 टाइम्स किया गया होगा। थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है। अगर 30% है तो स्केल 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 30% ब्याज है। तो हो कितना जाएगा अमाउंट, प्रिंसिपल से 30% ज्यादा है, 130% हो जाएगा, और 130% का मतलब 1.3 गुना हो जाएगा। तो ये देखिए 1.3 टाइम्स है। सभी को समझ में? तो आपको ये समझ में आ रहा है स्केलिंग फैक्टर, ये क्या कहानी चल रही है? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है ये। क्लियर है? कोई डाउट है ना? अब गौर से समझना। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां पे मैं अभी तक आपको बस एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। एक छोटी सी बात मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम हो, यहां तो खैर अलग अलग है, अगर हर साल सेम हो, गौर से समझना। ये सपोज आपके पास P रुपया है, एक साल में 1 ईयर में, एक साल में अगर ये 1 ईयर में सपोज 5/6 गुना हो रहे हैं, अगर ये 5/6 गुना हो रहे हैं, क्लियर है? तो मुझे बताओ क्या अगले साल में ये, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है, तो सेम टाइम पीरियड, यानी कि यहां भी 1 साल, यहां भी 1 साल, क्या इसमें भी ये 5/6 गुना नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, 5/6 गुना हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें किसी को? फिर यहां पे कुछ ना कुछ आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ में आया कि हर एक साल में देखिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह सेम है। दिस इज व्हेन आर परसेंटेज सेम, रेट इज सेम। दिस इज व्हेन रेट इज सेम। अगर आपका रेट सेम है, अगर आपका रेट सेम है, तो अगर 5/6 गुना हो रहा है, क्योंकि सेम रेट है, तो स्केलिंग फैक्टर बराबर बराबर हो गया, गुना 5/6 गुना 5/6। तो अगले एक साल में मुझे बताइए, क्या ये आपका प्रिंसिपल फिर से 5/6 टाइम्स नहीं हो जाएगा? क्लियर है? इसी टाइप से। तो अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इस टाइप से होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो 1.1, 1.2, 1.3 आपका स्केलिंग फैक्टर हर ईयर के लिए अलग अलग होगा। लास्ट एग्जांपल पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिया था, सब जगह सेम लिया था। तो देखिए 1.1, 1.1, 1.1, 1.1 स्केलिंग फैक्टर क्या आया था, हर जगह बराबर बराबर आया था। क्लियर? सभी को समझ में आया? बहुत ही ज्यादा आसान सी बात है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो ये तो था पहला तरीका, कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने का जो सबसे बेसिक तरीका था वो यही था। आपको चीजें क्लियर होगी कैसे सीआई कैलकुलेट होता जाता है। प्रिंसिपल में आप ब्याज जोड़ते चले जाओगे, वो अमाउंट हो जाएगा, उसको अगले साल के लिए प्रिंसिपल बना देते हैं। इसी तरीके से चीजें चलती जाती। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है ना? अब एक चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझना, कि अगर सपोज आपके पास ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है, गौर से समझना, ये प्रिंसिपल आपका कुछ टाइम बाद, सपोज 1 साल बाद, ये प्रिंसिपल आपका सपोज 1 साल बाद या 5 ईयर बाद, एक मैटर नहीं करता, 5 ईयर्स बाद, 5 साल बाद सपोज 960 रुपए हो जाता है। प्रिंसिपल जो है 960 रुपए हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? और अगले 1 साल में, नेक्स्ट 1 ईयर में यही आपका कितना हो जाता है,
1008 रुपए हो जाता है। तो बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट बताना है आपको, रेट बताना है। छोटे छोटे एग्जांपल लेकर मैं चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, गौर से समझिए। आपके पास कोई प्रिंसिपल है, कोई मूलधन है, 5 साल में प्रिंसिपल बढ़कर 960 रुपए हो जाता है और अगले 1 साल में यही प्रिंसिपल आपका 1008 रुपए हो जाता है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम है, अलग अलग नहीं है। तो मुझे बताइए कि अगर ये 960 रुपए, गौर समझना, 960 रुपए अगर आपका 5 साल के बाद अमाउंट है और उसके 1 साल बाद अमाउंट 1008 है, तो 960 रुपए से 1008 हो गया। यानी कि इस 1 साल के गैप में आपको ब्याज कितना मिला? एक साल के गैप में 40 प्लस 8 48 रुपए आपको ब्याज मिला। इस 1 साल के गैप में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई कितना मिला है? 48 रुपीज मिला है। बोलिए, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? यहां पर सभी को समझ में आया होगा। 960 रुपए से 1008 रुपए हो गया। ये क्या है? ये 5 साल के बाद का अमाउंट है, लेकिन नेक्स्ट छठे ईयर के लिए प्रिंसिपल है। 6th ईयर का क्या है? ये प्रिंसिपल है। व्हाट इज दिस? दिस इज 6th ईयर का प्रिंसिपल। और 5वें साल के एंड का क्या है? ये 5वें वर्ष के अंत में ये मिश्रधन है। 5 साल बाद की कहानी, तो 5 साल के एंड का मिश्रधन और 6th ईयर का ये प्रिंसिपल। 6th ईयर का प्रिंसिपल 1 साल बाद होके 1008 रुपए बन जाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 48 रुपए। तो मुझे बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है क्या होता है? आपका अमाउंट पर ही तो दिया जाता है, ब्याज पर भी ब्याज होता है। यानी कि ये जो 48 रुपए है, जो इंटरेस्ट है, वो आपका टोटल 960 रुपए पर दिया गया होगा। ये जो 48 रुपए इंटरेस्ट है, आपका 960 रुपए पर दिया होगा। तो 48 रुपए ब्याज है 960 रुपए पर, तो 1 रुपए पर इतना ब्याज होगा, 100 रुपए पर इतना ब्याज होगा। 20, क्लियर ना? 20 यानी कि 5%। तो ब्याज की जो दर आ गई वो कितनी आ गई? ये आ गई आपकी 5%। क्लियर है? कोई डाउट है? यानी कि दिमाग में चीजों को छाप लीजिए कि अगर आपको किन्हीं भी 2 क्रमागत सालों का, अगर आपको किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर का अमाउंट दे रखा है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्योंकि सुविधा ये होती है सीआई के केस में, क्योंकि ब्याज पर ही ब्याज होता है। तो अगर 5वें साल के एंड में अमाउंट इतना है, तो छठे साल का यही प्रिंसिपल है जो कि 960 रुपए। छठे साल का प्रिंसिपल 7वें साल के लिए अमाउंट, छठे साल के एंड में अमाउंट बनता है 1008, यानी कि 48 रुपए ब्याज मिलता है। यही 48 रुपए ब्याज आपको 960 रुपए पर मिला होगा। तो 1 रुपए पर कितना? 48 बटे 960, 100 रुपए पर कितना? 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका? 5%। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पिछले वाले एग्जांपल में देख लीजिए, अगर मैं कहूं कि सेकंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है 100 रुपए, सेकंड ईयर के एंड में कितने बने? 132 रुपए। और थर्ड ईयर में बन गए 171.6 रुपए। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? तो गौर से समझना, 132 से 171.6, 39.6 रुपए ब्याज मिला 132 रुपए पर, तो कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 30%। क्लियर है? इसी तरीके से करना। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान सी बात थी, इसमें कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, चीजें समझ में आई ये वाली। चलिए अब देखिए, गौर से समझना। गौर से समझने वाली बात यह है कि अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला, जिससे आप लोग क्वेश्चन करते होंगे या जिससे आपको सिखाया जाता है। फॉर्मूला इज यूजलेस, आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम फॉर्मूला बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे, आपको पता ही ना हो। आपको पता सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? समझ में कि क्या पता, कौन सी बात का काम आ जाए, सब कुछ पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए, सपोज आपका प्रिंसिपल है P रुपए, प्रिंसिपल है आपका P। टाइम पीरियड जो है T, ये मान लिया मैंने, सपोज टाइम पीरियड हो गया सपोज n ईयर्स। टाइम पीरियड मैंने मान लिया सपोज n साल है, n साल। कोई दिक्कत है? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया मैंने, रेट मान लिया मैंने R% पर एनम। क्लियर है? तो और ये मैंने मान लिया कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको बताना है अमाउंट क्या हो जाएगा n ईयर्स बाद, अमाउंट क्या होगा ये बताना है आपको। क्लियर है? जनरल फॉर्मूला में ड्राइव करने वाला हूं। P क्या है? आपका प्रिंसिपल है, P आपका मूलधन है, सही बात है। टाइम पीरियड आपको n ईयर्स दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, अमाउंट आपको बताना है क्या हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, मैंने अभी आपको समझाया कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट या एक साइकिल के लिए सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। तो अगर प्रिंसिपल P है, गौर से समझना, अगर प्रिंसिपल P रुपया है, तो एक साल में इस पे मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट भी बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर है। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? P इंटू R इंटू 1/100। एक साल में इतना ब्याज मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट P का R%। एक साल में इतना ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल P पे कितना? R%, तो P इंटू R इंटू 1/100। ये एक साल में इतना ब्याज मिलेगा। तो एक साल के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा, गौर से समझना। सो A बराबर आ गया दिस, A बराबर आ गया दिस, यहां से P कॉमन ले लेते हैं, समझ में? ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस R/100, ये आ गया A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100। गौर से समझना, क्लियर है? तो ये जो P इंटू 1 प्लस R/100, ये बात समझ रही, ये है आपका फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट। क्लियर? फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट, सही बात है। लेकिन यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यही आपका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, यही आपका दूसरे वर्ष का मूलधन है। समझ में आया सभी को? तो पहले साल के एंड में अमाउंट है P इंटू 1 प्लस R/100। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है ये। अगर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल ये है, सेकेंड ईयर के लिए भी रेट परसेंट R है। रेट परसेंट कितना है? R%। अगर रेट परसेंट R% है, तो सेकेंड ईयर में मिलने वाला ब्याज
इसी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड ईयर के ये क्या है, ये आपका सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। अगर सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये है और सेकंड ईयर के लिए रेट परसेंट आर है, तो सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा? क्या इसका 1 प्लस आर बाई 100 नहीं हो जाएगा? यही हो जाएगा। ये सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट होगा, पर यही आपका थर्ड ईयर तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। ये आपका तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो तीसरे साल में जो तीसरे साल के एंड में जो आपका अमाउंट होगा, क्या ये नहीं हो जाएगा? इंटू 1 प्लस आर बाई 100। इतनी सी बात सभी को समझ में आती है, क्लियर है? ये आपका थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है, लेकिन ये आपके फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल है, चौथे साल के लिए। अगर आपका चौथे साल के लिए थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट है, फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल है। फोर्थ ईयर के लिए रेट परसेंट आर परसेंट है, तो फोर्थ ईयर के एंड में अमाउंट क्या इसका 1 प्लस आर बाई 100 नहीं हो जाएगा? अब ये जो है आपका ये फोर्थ ईयर के एंड में प्रिंसिपल है, पर फोर्थ ईयर के एंड में ये अमाउंट है, पर पांचवें साल के लिए प्रिंसिपल है। तो वापस से ये कहानी चलती रहेगी। आपसे पूछा है अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, यानी कि कहानी आपकी n टाइम्स तक चलती रहेगी, तो आपको मिल जाएगा अमाउंट आफ्टर n ईयर। ये आ जाएगा आपका अमाउंट आफ्टर n ईयर्स, n वर्ष के अंत में आपका मिश्र धन। क्लियर है? कोई डाउट है? तो देखिए पी तो ये रहा 1 प्लस आर बाई 100, 1 2 3, ये कितनी बार गुणा हुई है? n बार गुणा हुई है। पहले वर्ष के लिए 1, दूसरे 2, 3, 4, n बार, तो ये आ जाएगा p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n। क्लियर है? ये आ जाएगा आपके अमाउंट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप सीआई का रटते होगे, जो कि रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इतनी बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता हो कि ये चीज जो आई कहां से, तो मैं इसको बीच में आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। क्लियर है? तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि चीजें रटी हुई होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका पी प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से n साल के लिए आपका n साल के एंड में आपका अमाउंट। क्लियर है? अमाउंट ही हो गया, समझ में आया? लेकिन अगर मुझसे केवल और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की वैल्यू पूछी है कि n साल बाद सीआई कितना होगा, तो अमाउंट तो है ये, प्रिंसिपल क्या है आपका p रुपया मूलधन, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हो ना, मिश्रधन माइनस मूलधन ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। n साल में आपका n सालों में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, इसमें से घटा देंगे p को, तो p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n माइनस p, तो p कॉमन ले लेंगे, p कॉमन ले लेंगे तो यहां पे ये आ जाएगा ना भाई, माइनस p करोगे ना तो p कॉमन आ जाएगा। समझ में आया सभी को? तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं, मैं जस्ट आपको एक बात समझा रहा हूं कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सभी को समझ में आई होगी यहां तक ये वाली बात। क्लियर है भाई? बहुत ही आसान सी चीज थी ना। अब देखिए गौर से सुनना, गौर से सुनना। अब जो है हमारा ये है पी प्रिंसिपल, पी है आपका प्रिंसिपल, पी प्रिंसिपल है। क्लियर है? टाइम पीरियड है सपोज आपका n ईयर से लेते हैं, हम n साल ही लेते हैं, और जो आपके रेट हैं वो इक्वल नहीं है हर साल। रेट जो है पहले साल R1%, दूसरे साल R2%, तीसरे साल R3% और nवे ईयर में Rn%, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ में? अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मुझे बताना है कि n साल बाद अमाउंट कितना होगा। ये सिंपल सी बात है। अमाउंट आपसे पूछा तो बड़ी आसानी से बता सकते हो कि अगर आपका प्रिंसिपल p है तो पहले साल एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 प्लस R1 बाई 100, p इंटू 1 प्लस R1 बाई 100, प्रिंसिपल p प्लस ब्याज p R1 बाई 100। तो ये फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। सेकंड ईयर के लिए रेट परसेंट क्या है? R2, तो सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 प्लस R2 बाई 100। इसी तरीके से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 प्लस R3 बाई 100। इसी तरीके से डॉट 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 ये कहानी चलती रहेगी nth वर्ष तक। nth वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट Rn है, तो 1 प्लस Rn बाई 100, ये हो जाएगा आपका n वर्ष के बाद अमाउंट। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ रही है? इसमें से आप प्रिंसिपल को घटा दोगे। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है n साल का, तो कुछ नहीं करना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है भाई? सभी को बातें समझ में आई हैं? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बातें थी, लॉजिकली अभी तक आसान आसान सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगा ना, क्वेश्चंस के थ्रू भी चीजें समझाऊंगा, और मैं आपको सारा बेसिक एक साथ नहीं समझाऊंगा, धीरे 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 धीरे। पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस क्वेश्चन, पहले हम फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, ऐसे चलने वाला है सीआई। क्योंकि सीआई इज लिटिल बिट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है। वो आपसे सच्चाई छुपाई गई है कि आसान टॉपिक है। टॉपिक आसान इसलिए क्योंकि पेपर में इस टॉपिक का लेवल नहीं है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और हाई लेवल है। चलिए अब देखिए, गौर से समझना। सपोज मैं आपसे कहूं कि 5 साल में, 5 ईयर्स में, 5 साल में कोई प्रिंसिपल कितने गुना? 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। क्लियर है? 3 टाइम्स हो जाता है। सभी को बात समझ में? 5 साल में कोई प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है, तो 25 साल में कितने गुना होगा? 25 साल में कितने गुना होगा? सिंपल सा मैंने आपसे एक सवाल पूछा, 25 साल में कितने गुना होगा? क्लियर है? चलिए बताने की कोशिश करें इस सवाल को। मैं पहले इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं इसको डायरेक्ट बताना सीखूं, डायरेक्ट बताऊंगा आपको। गौर से समझना। 5 साल में कोई प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है, तो 25 साल में कितने गुना हो जाएगा?
अभी मैं पहले फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। यही है, यही प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग ये बोला कि प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अगर पी रुपया है तो अमाउंट कितना हो गया? 3 पी रुपया हो गया। अमाउंट 3 गुना हो गया, 3 पी रुपया हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता क्या है, लेकिन हमको टाइम पीरियड पता है कि समय 5 साल का लगा, तो ये 5 आ गया, तो ये 5 आ गया। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो देखिए पी से पी कट गया, तो यहां से 3 बराबर कितना आएगा? 3 बराबर आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 5। ये बात मुझे बताओ कि इस बात में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी 3। दिस इज 3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें ना? मुझसे पूछा कि 25 साल के एंड में अमाउंट कितना होगा, 25 साल में कितने गुना हो जाएगा? तो अमाउंट बराबर मुझे पता है, यही होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन। कोई दिक्कत नहीं। ये रहा प्रिंसिपल पी, ये रहा प्रिंसिपल। मुझे पता ना 25 साल बाद अमाउंट कितना होगा, 25 साल बाद। क्लियर है? पी। अब देखिए 1 प्लस आर बाई 100, यहां पे ये अमाउंट का फॉर्मूला है, बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू की पावर। 25 साल बाद बताना है तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितना हो जाएगा? 25। पावर कितना हो जाएगा? 25। गौर से समझना कितना है पावर? 25 बराबर पी। अब क्या मैं इस पावर 25 को ऐसे नहीं लिख सकता? 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 5 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते ना? अरे लिखेंगे कैसे नहीं? और उसकी होल पावर 5, उसकी होल पावर 5 ऐसे नहीं लिख सकता। बताओ क्यों नहीं लिख सकता? पावर पे पावर अगर चढ़ी हो तो मल्टीप्लाई होती है। 2 की पावर 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। क्लियर है? 5 5 25। कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? जबकि मुझे पता है कि 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 5 का मान कितना है? 3 है। तो कितना है ये? दिस वैल्यू इज 3। तो P इंटू 3 की पावर 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 3 तिया 9 27 81 तिया 243 P। यानी कि 25 साल बाद जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने गुना हो गया? 243 गुना हो गया। 243 टाइम्स हो गया, 243 गुना हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक सभी को बातें समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है। तो ये था इस सवाल को करने का बेसिक मेथड, लेकिन आप इसको डायरेक्टली 1 लाइन में सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी नहीं था। आपका प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, यानी कि 1 रुपया से आपका प्रिंसिपल 3 रुपया हो गया। तो समय कितना लगा? 5 साल का समय लगा, 5 इयर्स का। कितने का समय लगा मेरे भाई? 5 साल का समय लगा, टोटल 5 इयर्स का। आपसे पूछा है कि तो बता दो फिर 25 साल में कितने गुना हो जाएगा? यही 1 रुपया 25 साल में कितने गुना हो जाएगा? अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह थी कि अगर 5 साल में 3 गुना हो रहा है, 5 साल में अगर ये 3 गुना हो रहा है, 1 रुपए से 3 रुपया, तो अगले 5 साल में फिर 3 गुना, अगले 5 साल में फिर 3 गुना, अगले 5 साल में फिर 3 गुना, अगले 5 साल में फिर 3 गुना। अगर 5 साल में 3 गुना हो रहा है तो अगले 5 साल में फिर 3 गुना, अगले 5 साल में फिर 3 गुना, अगले 5 साल में फिर 3 गुना, अगले 5 साल में फिर 3 गुना। तो ये 3 की पावर 5, यानी कि डायरेक्टली लिख सकते थे 243। क्लियर है? तो यहां पे अगर मैंने टाइम को 5 टाइम्स किया, टाइम को मैंने 5 गुना किया, तो आपका अमाउंट पावर 3 की पावर 5 हो गया 243। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात रटनी नहीं है। 3 की पावर 5 यानी कि कितना हो गया? 243। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मैं और भी चीजें समझाऊंगा, चिंता मत करो, गौर से देखो। सपोज गौर से समझना, आपका जो प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल? व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल जो है 1 रुपया से कितना हो गया? प्रिंसिपल जो है 1 रुपया से हो गया। सपोज हम इसको कर देते हैं 1.6 रुपया। 1 रुपया से 1.6 रुपया हो गया। ये आपका सपोज कितने साल में? इसको ले लेते हैं हम 7 साल में, 7 साल में। कितना हो गया? 7 साल में। समझ में? प्रिंसिपल आपका 1 रुपया से 1.6 रुपया कितने साल में हो गया? 7 साल में। अब मैं पूछता हूं कि बताओ प्रिंसिपल फिर आपका 1 रुपया से 21 साल में कितने रुपया हो जाएगा? ये सवाल है। 1 रुपया से 21 रुपया कितने साल में हो जाएगा? 1 रुपया से 21 साल में कितने रुपया बन जाएगा? ये आपसे पूछा। प्रिंसिपल अगर 1 रुपया तो यही 21 साल में कितने गुना हो जाएगा? तो बहुत ही आसान सी सवाल है। अभी अभी मैंने समझाया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सेम टाइम पीरियड में आपका स्केलिंग फैक्टर बराबर होता है। प्रिंसिपल है आपका 1 रुपया और टाइम पीरियड कितना दिया है हमने? 7 साल। 7 साल में ये 1.6 रुपया हो गया, यानी कि 1.6 यानी कि कितना? 8/5 गुना हो गया, 8/5 टाइम्स हो गया। अगले 7 साल की जब कहानी आएगी तो ये 1.6 का फिर से 8/5 हो जाएगा। इस 1.6 का वापस 8, यहां पे अगर 8/5 गुना तो यहां पे आपका ये फिर से 1.6 का 8/5 हो जाएगा। क्लियर है? गौर से समझ में है सभी स्टूडेंट को? अगले अगर मैं 7 साल की कहानी लूंगा तो 7 + 7 + 7 21 हो गया। अब ये वापस से 8/5 गुना हो जाएगा, यानी कि 1.6 इंटू 8/5 इंटू 8/5, ये हो जाएगा आपका नया अमाउंट। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ये बात सभी को समझ में आ रही है? 1.6 इंटू 8/5 इंटू 8/5। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट 1.6 इंटू 64/25 इंटू 64/25 रुपया। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई है? 1 रुपया से 1.6 रुपया 7 साल में तो 8/5 हुआ। अगले 7 साल में यही 1.6 रुपया जो अब प्रिंसिपल है ये 8/5 गुना हो जाएगा, तो 1.6 का 8/5। अगले 7 साल में गौर से देखो तो ये 8/5 फिर से 8/5 हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। अब कितना है? प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए 1.6 गुना 8/5 है, तो 1 साल 7 साल में कितना चेंज होता है? 8/5, तो ये 8/5 गुना हो जाएगा। क्लियर है? तो 1.6 इंटू 8/5 इंटू 8/5। क्लियर है ना? सभी को समझ में आया? जैसे मैं यहां पे समझा भी देता हूं, गौर से समझना। तो ये 8/5 गुना हो रहा है कितने साल में? 7 साल में। ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। तो अगले 7 साल में, यानी कि अगले 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स
प्लस अगले 7 ईयर्स, ये कितने गुना हो जाएगा? 8/5 गुना और हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर मैं अगली कहानी लेता हूं, मतलब 7 ईयर्स में प्लस 7 ईयर्स प्लस 7 ईयर्स, गौर से समझना, 7 ईयर्स प्लस 7 ईयर्स प्लस 7 ईयर्स, ध्यान से समझना। अगले साथ देखिए 8/5 गुना 7 साल में, फिर अगले 7 साल में 8/5 गुना, फिर अगले साल में 8/7 गुना, यानी कि अब आपका अमाउंट प्रिंसिपल का इतने गुना हो जाएगा, 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? सभी को बात, प्रिंसिपल का इतने गुना हो जाएगा 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। तो प्रिंसिपल का 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 यानी कि 1 इंटू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5, यानी कि 1 प्रिंसिपल का इतने गुना, प्रिंसिपल है कितना? 1, तो 1 का 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपका सेम ही है 1.6 गुना 64/25। क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो समझ में आया है? क्लियर है? ठीक है भाई ना। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं, गौर से समझना। ठीक है, अब सपोज आपका जो प्रिंसिपल है वो हो जाता है 1 रुपया से कितना? 1 रुपया से 1.728 रुपया, 1 रुपया से 1.728 रुपया। आप समझ में क्या कहना चाह रहे हो? समझना तो पड़ेगा। कितने सालों में हो जाता है? सपोज 6 साल में, 6 ईयर्स में, 6 ईयर्स का समय लगता है। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताओ 1 रुपया से फिर 1.44 रुपीज जाने में कितना समय लगेगा? 1 रुपया से 1.44 रुपीज होने में कितना समय लगेगा? क्लियर है? सवाल कैसे भी बन सकता है ना। 1 रुपया से 1.728 रुपीज हो गया, तो 1.728 रुपीज का मतलब क्या होता है? 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब। क्लियर है? गौर से समझना। तो 1 रुपया से 1.728 रुपए हो गया, यानी कि 1.2 का क्यूब हो गया कितने साल में? 6 साल में। तो 6 साल में बन रहा है 1.2 का क्यूब। अमाउंट जो है प्रिंसिपल का कितना हो गया? 1.2 क्यूब। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता? 2 साल प्लस ये 2 साल प्लस ये 2 साल, 2 प्लस 2 प्लस 6 साल, यानी कि 1.2 का क्यूब को, यानी कि 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये लिख सकता हूं। अरे क्लियर है कि नहीं? नाउ गौर से समझने वाली बात है कि अगर 6 साल में 1.2 का क्यूब हुआ 6 साल में, तो जाहिर सी बात है 2 साल में फिर ये 1.2 गुना हो रहा, फिर अगले 2 साल में 1.2, फिर अगले 2 साल में 1.2, 2 साल में 1.2 टाइम्स, फिर अगले 2 साल में 1.2 गुना, फिर अगले साल में 1.2 गुना, टोटल 6 साल लगा और 6 साल में 1.728 हो गया अमाउंट प्रिंसिपल का। तो अगर मुझे 1.44 टाइम्स करना है, यानी कि मुझे केवल 1.2 गुना करना है, फिर 1.2 गुना करना है, तो 1.2 गुना होने में कितना समय लगता है? 2 साल। तो 2 साल और प्लस 2 साल, टोटल समय कितना लगेगा आपका? 4 साल। तो 4 इयर्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, 4 इयर्स। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है? तो बहुत ही ज्यादा आसान सी थी ये बात। क्लियर है? चलिए, जैसे मैं और भी एग्जांपल लूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो तुम? ठीक है ना, यहां समझते रहना, ये समझते रहना। सपोज मैं क्या कर देता हूं, 64 प्रिंसिपल है, 64 रुपए, अमाउंट हो गया 125 रुपए। प्रिंसिपल है 64 रुपए, अमाउंट हो गया आपका 125 रुपए। क्लियर है? कितने सालों में? ये ले लेते हैं हम, सपोज आपका 15 साल में, 15 साल में। तो 64 रुपए से 125 रुपए हो गया 15 साल में। तो मुझे बताओ कि अगले 10 साल बाद ये 125 रुपए का क्या हाल रहेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, अगले 10 साल बाद इस 125 रुपए का क्या हो जाएगा? ये बताओ। क्लियर है? गौर से समझना, बड़ी ही लॉजिकल सिंपल सी बातें बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन भी लूंगा। 64 रुपए से प्रिंसिपल 125 रुपए हो गया 15 सालों में, तो 125 रुपए फिर अगले 10 सालों में क्या बन जाएगा? गौर से सुनिए, 64 रुपए आपका प्रिंसिपल था, 125 रुपए हो गया 15 सालों में, तो 125 रुपए अगले 10 सालों में क्या बन जाएगा? या अमाउंट भी बोल सकते हो कि 64 रुपए की धनराशि, 64 रुपए का अमाउंट 15 साल में 125 रुपए बन गया, तो अब 125 रुपए का अमाउंट 10 सालों में कितने गुना हो जाएगा? ना गौर से देखना, 64 से 125 हो गया, 64 से 125 का मतलब कितने गुना हो गया? ये हो गया 125/64 गुना। कितने गुना हो गया? 125/64 गुना हो गया। 120 प्रिंसिपल से अमाउंट कितने गुना हो गया? 125/64 टाइम्स होगा कितने सालों में? 15 साल में, 15 ईयर्स में कितने गुना हो गया? 15 ईयर्स में 125/64 गुना हो गया। किसी को कोई डाउट है? 125/64 का मतलब कितना होता है? 5/4 का क्यूब, 5 × 5 = 25, 125, 4 × 16 = 64, तो 15 साल में 5/4 का क्यूब हो गया। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स, लिख सकता हूं ब्रेक करके। तो ये अगर ये 15 साल में 5/4 का क्यूब हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 5/4 साल में पहले 5/4 टाइम्स होगा, अगले 5 साल में 5/4 गुना, फिर अगले 5 साल में ये 5/4 गुना हुआ, टोटल 5 + 5 + 5 15 साल लगे और ये 125/64 गुना हो गया। ये 125/64 गुना हो गया। क्लियर है? इतना मुझे पता चल गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है आपकी कहानी, ये 5 साल में 5/4 गुना हो जाती है। अब 125 रुपए ये बन चुका है, तो अगले 10 साल में क्या हो जाएगा? अगले 10 साल का मतलब होता है 5 साल प्लस 5 साल। 5 साल में कितने गुना होता है? 5/4, और अगले 5 साल में फिर से 5/4, यानी कि अब ये जो आपका अमाउंट है ये इतना हो जाएगा, 125 गुना 5/4 इंटू 5/4। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये 5/4 क्या है? ये स्केलिंग फैक्टर है, 1.2, 1.1, 1.3, 2, 3, 5 कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां पे सवाल ये भी बन सकता है कि अगर आपसे रेट परसेंट पूछ लिया जाता, रेट परसेंट बता दी, अगर आपसे रेट परसेंट पूछ लिया जाता तो भी आप इस सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते थे। क्लियर है? ये चलो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले यहां पे इसी चीज पे फोकस कीजिए कि 15 साल में कितना हो जाएगा? 5/4 का क्यूब, तो 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल कितना होगा? 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4।
क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम, बहुत ही सिंपल सी बात हम देखेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एक टाइप से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है, सेम स्केलिंग फैक्टर से बढ़ता है। सपोज आपके पास P रुपया है, P रुपया, और ये अगर तुम्हारा 8 साल में, अगर ये 8 साल में 1.3 टाइम्स हो रहा है, तो ये अगले 8 साल में गौर से समझना, अगर 1.3 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा 1.3p। अगले 8 साल में फिर से 1.3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 1.3 का स्क्वायर p। अगले 8 साल में ये फिर से 1.3 हो जाएगा, तो 1.3 का क्यूब p। अगले 8 साल में ये फिर से 1.3 हो जाएगा, यानी कि 1.3 की पावर 4p। क्लियर है? गौर से समझ में है? तो मुझे बताइए क्या ये सेम स्केलिंग फैक्टर 1.3 से नहीं बढ़ रहा? 1.3 टाइम पीरियड सब जगह बराबर है 8 साल में 1.3 से। क्लियर है? सभी को समझ में आया? सभी भाइयों को? तो अगर मुझे स्केलिंग फैक्टर पता लग जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है भाई? चलिए अब हम इस पर बेस्ड सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे और उनसे चीजों को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे हम इंटरेस्ट लेते हैं और उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बनता है, और वही अमाउंट आपका अगले साल के लिए क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को केवल एनुअली कंपाउंड करें। हम उसको हाफ ईयरली भी कंपाउंड कर सकते हैं, हम उसको क्वार्टरली भी कंपाउंड कर सकते हैं, हम उसको पर डे के हिसाब से भी कंपाउंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? गौर से समझने का मतलब यह कि जैसे एक साइकिल होती है ना, कंप्लीट साइकिल, गौर से समझना। जैसे आपके पास प्रिंसिपल है कोई 100 रुपया आपके पास प्रिंसिपल है, रेट जो है वो मैंने मान लिया 40% पर एनम। रेट ब्याज की जो दर है वो 40% पर एनम है, 40% पर एनम है। अगर मैं ब्याज को एनुअली कंपाउंड करता हूं, एनुअली कंपाउंड करने का मतलब है कि मुझे प्रिंसिपल पे जो आपका इंटरेस्ट मिलने वाला है, मैं उसको 1 साल बाद प्रिंसिपल में ऐड करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 100 रुपए हैं और ब्याज की दर 40% पर एनम है, तो 1 साल बाद ये कितना हो जाएगा? आफ्टर 1 ईयर ये हो जाएगा आपका 140 रुपए हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका 100 रुपए से 140 रुपए बन गया। तो ये आपका 1 साल के एंड में क्या है? ये अमाउंट है, और आपका दूसरे साल के लिए क्या है? प्रिंसिपल है। तो इस साल जो आपको ब्याज मिला वो 40 रुपए मिला, 40 रुपीज। सही बात है ना? अगले साल के लिए देखो, अगर मैं आपको अगले 1 साल की कहानी दिखाऊं, नेक्स्ट 1 ईयर की, तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपको फिर से 40% ब्याज मिलेगा अगले साल के लिए प्रिंसिपल ये। तो 140 का 40% कितना? 56। अगले साल आपको 56 रुपए ब्याज मिलेगा, तो 140 पे 56 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 196 रुपीज। और ये कहानी आपकी आगे चलती रहेगी, दिस कहानी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? तो ये है आपकी कहानी जब हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं, जब हम ब्याज को वार्षिक रूप से कंपाउंड करते हैं, एनुअली कंपाउंड करते हैं। क्लियर है? एनुअली कंपाउंड करने का मतलब है कि आप गौर से देखेंगे कि 1 साल बाद आपको जो 40 रुपए ब्याज मिला उसको प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना दिया। 1 साल बाद जो आपको 56 रुपए ब्याज मिला उसको फिर से अमाउंट में ऐड करके आपने नया प्रिंसिपल 196 बना दिया। तो ये जो कहानी, जो यहां पर जो एक साइकिल होती है एनुअली कंपाउंड में, जो साइकिल होती है वो 1 साल की होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि साइकिल हमेशा 1 साल की हो। तो यहां पे हम ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड भी करते हैं, सेमी ईयरली कंपाउंड भी करते हैं। तो ये हाफ ईयरली कंपाउंड हम कैसे करेंगे, गौर से समझना। मैं आपको बताऊंगा 1 साल की कहानी, समझ लेना। तो देखिए ये यहां से यहां तक आपका पूरा 1 साल है। क्या है? आपका पूरा 1 साल। अगर हम ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो हाफ ईयर का मतलब क्या होता है? 6 मंथ। 1 साल का हाफ कितना होता है? 6 मंथ्स। तो 1 साल को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका 6 मंथ्स, और ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा आपका 6 मंथ्स। तो दिस इज योर 6 मंथ्स, दिस इज योर 6 मंथ्स। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है भाई? सभी को बात समझ में आ रही है ना? अब यहां पे आपका रेट परसेंट जो है 40% पर एनम दे रखा है, यानी कि 1 साल में 40% ब्याज। लेकिन अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो, यानी कि आप 6 महीने बाद ही ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कर दे रहे हो। आपकी जो एक साइकिल है वो पूरे 1 साल की नहीं, केवल 6 महीने की है। तो 6 महीने, अगर 1 साल में 40% पर एनम है, तो 6 मंथ में आपका ब्याज क्या होगा? फिर 20%, यहां भी 20%। 6 मंथ के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 20% पर एनम। तो अगर मैं हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, तो हाफ ईयरली हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। रेट हाफ हो गया, रेट क्या हो गया तुम्हारा? हाफ हो गया। लेकिन जो आपका टाइम पीरियड है 6 मंथ की, 2 साइकिल हो जाती है। क्या हो जाती है? 2 साइकिल हो जाती है। कि हाफ ईयरली के केस में आपका जो रेट परसेंट है वो हमेशा आधा हो जाता है, और आपकी 1 ईयर में 2 साइकिल हो जाती है, यानी कि टाइम आपका डबल हो जाता है। साइकिल में इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि हाफ ईयरली हो सकता है वो 8 मंथ पे कंपाउंड करवा दे, 8 मंथ्स में, तो आप 8 मंथ के लिए लोगे। तो यहां पे आप 6 मंथ की 2 साइकिल होगी। जैसे यहां पे 1 साल की 2 साइकिल है, तो यहां पे आपकी 1 साल में 6 मंथ की 2 साइकिल होगी। मतलब आपका 6 मंथ्स बाद ही आपके ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट बना देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? जैसे अब क्या होगा इस केस में? अब ये होगा कि आपका अगर प्रिंसिपल सपोज 100 रुपया, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलना? 20%। 6 महीने में कितना ब्याज मिलना? 20%। तो 100 का 20%, यानी कि आपका 1 साल के एंड में अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 रुपया। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 120 रुपया ना। ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल 120 का 20% क्या हो? अगले साल जो आपको 6 महीने में ब्याज, अगले 6 महीने में जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलना है? 20%। प्रिंसिपल क्या है? 120 का 20% कितना होता है? 24। तो अगले साल में, अगले 6 महीने में आपको कितना ब्याज मिलना है? 24। तो 120 पर 24 रुपए ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 144, 144।
144। तो मुझे जरा गौर से बताइए ध्यान से, अगर मैं ईयरली कंपाउंड कर रहा था ब्याज को ईयरली, तो 100 रुपए से एक साल में कितना हो रहा था 140। तो नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे देखिए कितना है तुम्हारे 40%। नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 40%। लेकिन अगर मैं एक साल के लिए हाफ ईयरली कंपाउंड करता हूं तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 से 144 हो गया, यानी कि नेट इफेक्टिव रेट कितना है 40%। तो 40% को हम बोलते हैं नेट इफेक्टिव रेट। कभी कभी इसकी वैल्यू निकाल ली जाती है, नेट इफेक्टिव रेट। क्लियर है? अरे कोई डाउट है? अगर मैं पर एनम की बात करूं तो 40% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, लेकिन जब मैं हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा हूं तो हाफ ईयर का मतलब 6 मंथ के दो टुकड़े, तो 20% हो जाएगा, यानी कि मैं 6 महीने में ही 20% ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कर दे रहा हूं। तो 100 रुपए का 20% 20 रुपया, तो ये आ गया 120 रुपए अमाउंट। ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल है, तो 120 का 20% 24 144, यानी कि अल्टीमेटली फाइनली हुआ क्या कि एक साल में आपको 100 रुपए के 144 रुपए मिले ब्याज के रूप में। तो आपका नेट जो इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट है वो कितना है 44%, 44%। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये नेट इफेक्टिव रेट होता है 44%। मैं आपको जब थर्ड तरीका सिखाऊंगा मैं वहां पे आपकी चीजें क्लियर भी करूंगा। 44%। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई ना? अब गौर से समझिए, सपोज आपका ये जो प्रिंसिपल है ये कितना है 100 रुपए। अब ये जो कहानी है ये तो हाफ ईयरली की, लेकिन अगर मैं क्वार्टरली कंपाउंड करूं, क्वार्टरली कंपाउंड, यानी कि क्वार्टरली का मतलब एक क्वार्टर का मतलब 12 मंथ का 1/4 यानी कि 3 मंथ्स। तो एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, तिमाही मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तिमाही कंपाउंड कर रहा हूं। क्लियर है? समझ में आया सभी को? यानी कि 3 मंथ में ही मैं इंटरेस्ट को क्या कर रहा हूं उसमें ऐड करके प्रिंसिपल बना दे रहा हूं अमाउंट में। क्लियर है? सभी को समझ में आया? तो मैं आपको फिर से कहानी दिखाना चाहूंगा एक साल की। तो ये देखिए यहां से यहां तक एक साल है। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ के। सो दिस इज योर 3 मंथ्स, ये आपका 3 मंथ्स। क्लियर है? नाउ दिस इज योर 3 मंथ्स, 3 मंथ हो गया, एंड दिस इज योर 3 मंथ्स। ये बात समझ में आ रही है? ये है आपका 3 मंथ्स। क्लियर है? 3 महीने। नाउ अब गौर से समझ रहे हैं, यहां पे 3 महीने हैं, मैं ब्याज को 3 महीने में ही आपके अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना दे रहा हूं। क्लियर है? ब्याज की दो दर दी है 40% पर एनम है, लेकिन अगर मैं तिमाही कैलकुलेट करूंगा तो ब्याज की दर फिर कितनी रह जाएगी? ब्याज की दर रह जाएगी फिर आपकी केवल 1/4 यानी कि 10%, 10%, 10%, 10%, यानी कि इन 3 महीनों में ही आपको 10% ब्याज मिल जाएगा। 10% ब्याज के लिए आपको सब ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, 3 महीने में ही आपको 10% ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि 3 महीने में ही 10% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अगर मैं क्वार्टरली की बात करूं तो क्वार्टरली में फर्क ये होता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है आपका 1/4 हो जाता है, R/4। और एक साल में आपकी टोटल कितनी साइकिल होती है? 4 साइकिल होती है, 1 2 3 4 आप देख सकते हो। 3 मंथ की कंप्लीट साइकिल होगी और एक कंप्लीट साइकिल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो टोटल 4 साइकिल हो जाएंगी 1 ईयर में। टोटल 1 ईयर में 4 साइकिल्स हो जाएंगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ना, अगर तुम्हारा 100 रुपए है तो 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 110। अगले 3 महीने में फिर से 10% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 121। अगले 3 महीने में फिर से 10% कितना हो जाएगा? 133.1। अगले 3 महीने में फिर से 10% तो कितना हो जाएगा? 146.4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 महीने के एंड में अमाउंट। एक साल के एंड में अमाउंट कितना हो गया तुम्हारा? 146.4 हो गया। क्लियर है? 146.41 हो गया। ये बात सभी को समझ में आ रही है? 3 महीने के एंड में देखो 100 आपको जो ब्याज है वो 3 महीने में 10% दे देगा। आप देखते हो क्वार्टरली कंपाउंड किया गया तो 3 महीने की 4 साइकिल बनाती। 100 का 10% 110 रुपए, ये अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है। अगले 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलना है तो 110 का 10% कितना? 121 रुपए। अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है तो 121 में 10% ब्याज मिलना है तो 12.1, 133.1 अमाउंट हो गया। अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है, इस पर फिर से 10% ब्याज मिलना है तो कितना हो गया? 146.41। क्लियर है? अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल था 100 रुपया और फाइनली आपका अमाउंट हो गया 146.41, तो आपको ब्याज मिला कितना? 46.41 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए पर आपको 46.41 रुपए ब्याज मिला। तो ये क्या आ जाएगा आपकी इफेक्टिव, ये क्या आ जाएगा आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की प्रभावी दर, ब्याज की प्रभावी दर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल के लिए पर एनम, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है ना? तो वैसे तो 40% पर एनम बोला गया, पर क्वार्टरली कंपाउंड करने की वजह से एक साल में जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 46.41% है। यानी कि अगर मैं 100 रुपया प्रिंसिपल लगाऊंगा तो एक साल बाद मुझे कितना? 46.41 रुपए का ब्याज मिल जाएगा अगर मैं क्वार्टरली कंपाउंड करूंगा इंटरेस्ट को। तो ब्याज की दर है क्या? 40% पर एनम, लेकिन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 46.41% पर एनम। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई है यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ? सबसे ज्यादा फायदा मुझे तब हुआ जब मैंने ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड किया। सबसे ज्यादा इसमें ब्याज मिला 46.41%। इसमें तो एक साल में 40% ही मिला, इसमें 44% मिल गया और इसमें 46.41% मिल गया। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई? तो ये है ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली कंपाउंड की कहानी। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? ये जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने एक वर्ड बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। तो 10% का 4 साल का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही है, 4 बार का सक्सेसिव परसेंटेज 46.41%। क्लियर है? वो मैं आपको आगे भी सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम इस पे सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सवाल नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? पेपर में मैंने ये नहीं कह रहा कि बहुत टफ है, सवाल में बहुत ज्यादा आसान से लूंगा स्टार्टिंग में, हाई लेवल में दिखाऊंगा, ठीक है, भयानक वाला, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड से पता होना चाहिए कि ये सवाल एक्चुअली करना कैसे, बेस्ट तरीका क्या है। A certain sum of money becomes 2.25 times of itself in 2 years, then find the rate of interest is compounded annually.
कोई धनराशि 2 साल में अपने का 2.25 गुना हो जाती है, तो बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर यह धनराशि 1 रुपए से हो रही है, तुम्हारी कितना 2.25 रुपया, कितने साल का समय लगा, टोटल 2 इयर्स का समय लगा। अगर आप गौर से देखें, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो यहां पे 2.25 को तुरंत ही ऑब्जर्व कर सकते थे कि ये 1.5 का होल स्क्वायर, ये 1.5 का होल स्क्वायर मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जीपी में चलता है, यानी कि अगर 2 साल में 1.5 का होल स्क्वायर हो रही तो ये बात क्या ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे कि 1 रुपया तो पहले 1 साल में फर्स्ट ईयर में ये 1.5 टाइम्स हुआ होगा, यानी कि 1.5 रुपया बना होगा 1.5 रुपया, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में टोटल 1 + 1 2 साल में ये फिर से अगले साल में फिर से 1.5 टाइम्स हुआ, तो 1.5 गुना 1.5 यानी कि 2.25 रुपये फाइनली बन गया। क्लियर है। तो टोटल मैं ये कह सकता हूं, गौर से समझने इस बात को, कि 1 साल में ये 1.5 गुना हो रहा है। 1 साल में कितने गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। ये बात सभी को समझ में आ रही है। अगर 2 साल में 1.5 का स्क्वायर है, 2 साल में 1.5 का स्क्वायर है, तो 1 साल में मुझे गौर से समझना है कितने गुना हो रहा है, ये 1.5 टाइम्स, फिर 1.5 टाइम्स, फिर 1.5 टाइम्स, 1 साल में 1.5 गुना, फिर अगले 1 साल में फिर से 1.5 गुना, तभी तो 2.25 गुना हुआ। ये बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर ये 1.5 गुना हो रहा है, 1 साल में 1.5 गुना हो रहा है, तो ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, 50% नहीं होनी चाहिए, 50% पर एनम। आंसर आ गया 50% पर एनम, बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 50%। भाई 1.5 गुना हो रहा है, यानी कि 3/2, यानी कि 1 रुपया पे 1 से 1.5 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिला, 50%। 50%। ये बात सभी को समझ में सिंपल सी है। आप अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते, डायरेक्टली अगर आप सोचना चाहते हो, तो ऐसे सोचिए कि 1 रुपया से कितना हो गया, 1.5 का स्क्वायर, यानी कि 2.25, 2.25 रुपए हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल था 1, कितने सालों में, 2 साल में। 2 साल में 2.25 गुना हो गया, 1 रुपया से 2.25 गुना 2 सालों में, तो 1 साल में कितना होगा, 1/2। पावर क्या कर देंगे, 1/2। अगर 2 साल का गैप दे रखा है तो पावर 1/2, 3 साल का गैप दे रखा है तो पावर 1/3, 4 साल का गैप दे रखा है पावर 1/4, 2 साल 3 महीने का गैप दे रखा है तो 2 + 1/4, 9/4। क्लियर है, सभी को समझ में आया ना। 1 रुपया से 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 रुपए हो गया, यानी कि प्रिंसिपल 1 रुपए से 2.25 रुपए होने में 2 साल लगे, तो 1 साल में कितने गुना हुआ होगा, 1.2। 1 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट फिर कितने गुना हुआ होगा, 2.25 बटा 1 की पावर 1/2, यानी कि 1.5 के स्क्वायर का हाफ, यानी कि 1.5। तो मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा 1.5। तो 1 साल में अगर 1.5 हो रहा है, तो इट मींस कब पॉसिबल है, जब ब्याज की दर क्या हो आपकी 50%। क्लियर है, सभी को बात समझ में आई है। बहुत ही ज्यादा सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, पेपर में सवाल आता है ऐसा। नेक्स्ट है भाई आपका सवाल नंबर 2। A certain sum of money becomes 512/162 times of itself in 4 years. Then find the rate of interest if compounded annually. क्लियर है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 512/162 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 इयर्स, यानी कि कोई सम ऑफ मनी, ध्यान से समझना, 1 रुपए से कितने गुना हो जाती है, 512/162 गुना, यानी कि 512/162 रुपए हो जाती है। टोटल समय लगता है 4 साल में, 4 इयर्स में। क्लियर है, कोई डाउट है, 4 साल में आपसे पूछा है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आप 512/162 को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 2 से चला जाएगा, तो ये 256/81 ही लिखा हुआ है, 2 से कट गया, तो ये आ गया तुम्हारा 256/81। 512/162 का मतलब 256/81 रुपए। 256/81 को आके खोल के देखोगे तो ये 256 क्या है तुम्हारा, 4 की पावर 4, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256, 81 क्या, 3 या 9 27 या 81, यानी कि ये है तुम्हारा 4/3 की पावर 4, 4/3 की पावर 4। क्लियर है, यानी कि 1 रुपया से 4/3 की पावर 4 हो गया, कितने सालों में, 4 साल में। तो मुझे बताओ, क्या ये 1 साल में फिर 4/3 गुना नहीं हुआ होगा। वर्बली सोच लोगे, क्या 1 साल में 4/3 गुना नहीं हुआ है, अगले साल में फिर से 4/3, अगले साल में फिर से 4/3, अगले साल में फिर से 4/3, तो टोटल 4 साल लगा, तो 4/3 की पावर 4 हो गई। 1 साल में अगर 4/3 गुना हो रहा है, अगर हर 1 साल में 4/3 गुना हो रहा है, ये रहा 1 से कितना हो गया तुम्हारा 4/3, फिर अगले 1 साल में फिर 4/3, फिर अगले 1 साल में फिर ये तुम्हारा 64/27, फिर अगले 1 साल में फिर ये तुम्हारा कितना होगा 256/81, तो टोटल यहां पे कितना 1 + 1 + 1 + 1, टोटल 4 साल लगा। सिंपल सी बात है, यानी कितने गुना हो गया, 4/3 टाइम्स हुआ। तो 1 रुपया से अगर तुम्हारा 4/3 रुपया हो रहा है, तो कब पॉसिबल है, जब तुम्हारा ब्याज की दर 33.33% हो, यानी कि 3 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा हो, 33.33%। स्केलिंग फैक्टर क्या आया, स्केलिंग फैक्टर आया 4/3 का। स्केलिंग फैक्टर 4/3 का मतलब 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 33.33%। 33.33% इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी को बात समझ में बहुत ही ज्यादा आसान है। स्केलिंग फैक्टर क्या है, 4/3, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 33.33%। क्लियर है, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी सोचते हैं कि अगर 4 साल में 256/81 हो रहा है, यानी कि अगर 81 रुपए प्रिंसिपल है, तो 4 साल में अमाउंट कितना है, 256, तो 1 साल में फिर ये कितने गुना हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 साल दिया ना, तो 1/4 कर दीजिए। 1 साल में कितना आ जाएगा तुम्हारा 4/3, ऐसे तुम डायरेक्टली निकालोगे ना, 1 साल में कितना 4/3 हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 33.33%। सभी को समझ में आया, आसान सी बात है। नेक्स्ट
सवाल नंबर है आपका 3, अच्छा क्वेश्चन है। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 625/256 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 1 ईयर, सही है। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है और ये मैंने खुद बनाया है, ध्यान से समझना। कहने का मतलब यह है कि कोई सम ऑफ मनी 1 रुपए से हो जाती है, कितने रुपया? 625/256 रुपया हो जाती है। कोई सम ऑफ मनी 625 से 256 रुपया हो जाती है। टोटल समय लगता है आपको 1 साल, 1 साल का समय लगता है। 625/256 रुपए का होने का मतलब है 5/4 की पावर 4 हो गया। 5/4 की पावर 4, 5 × 25 = 125, 5 × 625, 4 × 16 = 64, 64 = 256। 5/4 की पावर 4 रुपया हो गया 1 साल में। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट को क्वार्टरली कंपाउंड किया गया, तो 1 साल का ये जो मतलब है, ये जो आपका 1 ईयर का मतलब है, इस 1 ईयर का मतलब 3 मंथ के 4 टुकड़े हो गए, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के आपके 4 टुकड़े हो गए, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स और ये 3 मंथ्स। अगर टोटल 1 साल में 5/4 की पावर 4 हो रही है, तो क्या कोई ये नहीं बता सकता कि इन 3 मंथ में क्या ये 5/4 टाइम्स नहीं है? अगले 3 महीने में फिर से 5/4 गुना हुई होगी, अगले 3 महीने में फिर से 5/4 गुना हुई होगी, और अगले 3 महीने में फिर से 5/4 गुना हुई होगी। तो टोटल 3 + 3 + 3 + 3 12 महीने, यानी कि 1 साल में 5/4 की पावर 4 हुई है। ये वर्बली सोच सकते थे। तो अगर 3 महीने में 5/4 गुना हो रही है, अगर 3 महीने में 5/4 गुना हो रही है, यानी कि स्केलिंग फैक्टर 5/4 है। स्केलिंग फैक्टर 5/4 है यहां पे तुम्हारा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 है। कितना है? 1/4। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5/4 गुना होने का मतलब क्या? ब्याज की दर कितनी? 25%। लेकिन 3 मंथ में 25% तो 1 क्वार्टर में है। 3 मंथ में 25% तो 1 क्वार्टर में। पूरे साल में कितना होगा? 100% पर एनम। इसी में तो स्टूडेंट मार्क खाते हैं। 100% पर एनम आंसर है इस क्वेश्चन का, ना कि इस क्वेश्चन का आंसर 25% है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, ये तो 3 मंथ में 5/4 25% है। मैं ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड कर रहा था, तो R/4 हो गया होगा। पर ईयर कितना हुआ होगा? पूछा क्या? इंटरेस्ट पर एनम पूछा है, तो कितना रहा है? 100%। कितना इंटरेस्ट पर एनम? 100%। 4 क्वार्टर बना दोगे तो 25 25 25 25 के हो जाएंगे। क्लियर है? सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो आसान से सवाल है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 4। सवाल नंबर है भाई आपका 4। एट वॉट रेट % पर एनम विल ₹4704 अमाउंट्स टू ₹5766 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली? क्लियर है? गौर से समझना। कहने का मतलब है किस ब्याज की दर से 4704 रुपए 5766 हो जाएंगे 2 साल में कंपाउंडेड एनुअली, यदि हम एनुअली कंपाउंड करते हैं। क्लियर है? तो शॉर्ट में बताता हूं, 4704 रुपए क्या है? प्रिंसिपल। कितने बन गए? 5766 रुपए बन गए। अमाउंट कितना होगा? 5766 रुपए। 2 साल में कितना? 2 साल में। तो 1 साल में कितने का चेंज आएगा? 1 साल में कितने गुना हुआ होगा? पावर क्या करोगे? 1/2। पावर क्या करोगे? 1/2। ठीक है ना? 2 साल में, 2 साल का गैप है तो 1/2, 3 साल का गैप है तो 1/3। क्लियर है? यहां तक है। अभी किससे कट रहा है? ये कट रहा है आपका 6 से ना। 6 निम्मा 54, 3 6 36, 6 कम 6, 6 7 42, 5 6 48, 6 24। तो 961/784। 961 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 31। 31 भाई स्क्वायर वगैरह याद करोगे, जल्दी सवाल करने। 784 का रूट कितना आ जाएगा? 28। तो 31/28 आ गया मेरे भाई। बोलो, नहीं बोलोगे? कितना आ गया? 31/28 रुपया आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं आया अभी? ये तो 1 साल में 31/28 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4704 रुपया है, तो ये आपका 1 साल में कितना हो जाएगा? 31/28। ठीक है ना? फिर अगले 1 साल में कितना हो जाएगा? ये 31/28, और कुल मिला के ये आपका कितना हो गया? 5766 रुपए हो गया। क्लियर है? इस तरीके से। तो 1 साल में कितने गुना हो रहा है? 31/28 रुपीज हो रहा है। तो 31/28 टाइम्स हो रहा है। तो स्केलिंग फैक्टर क्या है? स्केलिंग फैक्टर है 31/28। कैसे निकालेगा स्केलिंग फैक्टर? इस तरीके से निकाल लिया। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अगर 31/28 स्केलिंग फैक्टर है, यानी कि 28 पर 3 का ब्याज है, तो ब्याज कितना है? 3/28। 28 पर कितने का ब्याज है? 3 का। 28 पर कितने का ब्याज है? 3 का। तो ये तुम्हारा यहां पे 100 पर। क्लियर है? कोई डाउट? यहां पे सिंपल सा है, ये आ जाएगा रेट %। तो 4 से 25, 4 7 28, तो 25 के 75/7%। 75/7% का मतलब 10 सही 5/7%। 10:5/7%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, 10:5/7%। 10 सही 5/7%। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आसान सी बात है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक ये आपका क्या है कहानी, कैसे करना है आपको सवालों को। तो स्केलिंग फैक्टर वाली बात समझ में आई है। 2 साल में इतने गुना हो रहा है, तो 1 साल में कितना गुना होगा? पावर 1/2 करके हमने निकाल लिया। 31/28। रेट ऑफ इंटरेस्ट का है 3/28। 28 पर 3 का ब्याज है, तो 1 पर 3/28 का। 100 पर कितना है? निकाल लिया। 10:5/7%। समझ में आया ना? क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर है आपका 5। सवाल नंबर आपका 5, ध्यान से समझना। If a certain sum of money of ₹3,456,000 amounts to ₹4,394,000 in 3 years, find the rate of compound interest. अब देखो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, कोई सम ऑफ मनी इतने रुपया का 3 साल में इतने रुपया हो गया, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सम ऑफ मनी कितना है? 3,456,000। ये कितना हो गया? ये हो गया 4,300। तो इतने गुना हो गया। प्रिंसिपल जो है अमाउंट से इतने गुना हो गया, लेकिन 3 साल में हुआ है। कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में कितने गुना हुआ होगा? तो पावर 1/3। पावर 1/3 करना पड़ेगा। 1 साल में इतने गुना होगा, यही क्या आ जाएगा? स्केलिंग फैक्टर।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 से 17 28। ये आसान सी बात है। इसको लिख लिया मैंने 2197 बटे 1728 की पावर 1/3। क्लियर है? अब ये 2197 याद करो भाई, 13 का क्यूब होता है, तो 13 का क्यूब है 12 का क्यूब है। हमेशा वो ऐसी फिगर तुमको देगा कि ये आसानी से क्यूब वगैरह स्क्वायर रूट जो भी वो सेट करेगा, डाटा से सेट करेगा कि आसानी से कैलकुलेट हो पाए, कोई आपको बेवजह की कैलकुलेशन में नहीं उलझाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो ये आ जाएगा किसका, ये है आपका 13 का क्यूब, 12 का क्यूब, क्यूब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 13/12, 13/12। यानी कि एक साइकिल में, एक ईयर में आपका जो प्रिंसिपल है वो 13/12 हो रहा है, अगले में 13/12, फिर अगले में 13/12। क्लियर है? कोई डाउट है? यानी कि अगर 13/12 हो रहा है, ये स्केलिंग फैक्टर है, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना है, फिर एक साल में इंटरेस्ट 1/12, एक साल में इंटरेस्ट 1/12 है, यानी कि कितना 8:1/3%, 8:1/3% बी ऑप्शन। क्लियर? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट देखेंगे हम सवाल नंबर, ओके, एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹48,000 यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹7566 इन 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये बोला गया है, किस ब्याज की दर प्रतिशत से 48,000 रुपए 75,066 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, कितने महीने में, 9 महीने में, कंपाउंडेड क्वार्टरली। यदि ब्याज को हम क्वार्टरली कंपाउंड करें, तिमाही संयोजित करें, अगर हम ब्याज को हम क्वार्टरली कंपाउंड करते हैं, यानी कि 3 मंथ्स में ही, यानी कि क्वार्टरली का मतलब क्या होता है 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने में ही हम ब्याज को प्रिंसिपल में एडअप कर देते हैं। क्लियर है? टोटल टाइम 9 मंथ दिया है, तो 9 मंथ का मतलब कितने क्वार्टर हो गए आपके, 3 क्वार्टर, यानी कि 3 साइकिल्स हो गई, 3 साइकिल्स हो गई, 3 क्वार्टर हो गए। समझ में आया सभी को? तो 48,000 रुपए का प्रिंसिपल, समझते रहना गौर से, 48,000 रुपीज का प्रिंसिपल 3 साइकिल में 9 महीने में 7566 रुपए का 7566 रुपीज का इंटरेस्ट देता है। तो कितना हो जाता है, अमाउंट कितना हो गया, 48,000 रुपए में जब आप 5766 ऐड करोगे, सॉरी 7566 नहीं, तो ठीक है, तो जगह 55566 रुपीज। क्लियर है ना? तो दिस इज 55566 रुपीज। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही है? यानी कि 9 महीने में 48,000 रुपए 55,566 रुपए बन गए। 9 महीने में 48,000 रुपए 55,566 रुपए बन गए। 9 महीने का मतलब 3 साइकिल में आपके 48,000 रुपए 55,566 रुपए बन गए। तो एक साइकिल इतने गुना हो गए, इतने टाइम्स हो गए, तो एक साइकिल में कितने गुना बड़े होंगे, पावर 1/3। एक साइकिल यानी कि 3 मंथ्स में इतने गुना बड़े होंगे कि नहीं? समझ में आया? तुम नहीं समझे कुछ भी। 48,000 रुपए 3 मंथ या फिर एक साइकिल में 48,000 से 55,566 हो गए, यानी कितने टाइम्स हो गए, तो एक साइकिल में कितने, पावर 1/3 करना पड़ेगा। अब देखिए पावर 1/3 है, हमेशा एग्जामिनर ऐसी फिगर सेट करेगा कि आप आसानी से क्यूब रूट ले पाओ। ये 48,000 दिखता है, तो 48,000 उसमें 3 जीरो दिखती है, जीरो जाने वाली नहीं है, तो 48,000 का भी आपको 8,000 वाली फीलिंग आई है। 8,000 का मतलब होता है 20 का क्यूब, 20 इंटू 20 इंटू 20, 8,000। तो देखते ही पता लगना चाहिए कि ये हमारा 6 से कटेगा, ये 8,000, ये भी 6 से कटेगा, 6 निम्मा 54, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 54, 1, 6 दूनी 12, 1, 6 एक सेकंड, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12, 3, 6 चिंग 6 6 कम 6, 9266/8000 क्यूब रूट लेंगे तो देखिए 8,000 तो किसका क्यूब होता है, 20 का। 9 2 6 का रट्टा मार लीजिए, जो 9 2 6 है ये 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब होता है। क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21/20, कितना आएगा, 21/20 आ गया, 21/20 आ गया। बताइए कोई डाउट इसमें? कहने का मतलब है कि ये जो 9 मंथ है, इसको अगर मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर दूं, 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स में अगर मैं ब्रेक कर दूं, तो दिस इज योर 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स, तो 3 महीने में कितना हो जाता है, 21/20 गुना हो जाता है। अगले 3 महीने में कितना हो जाता है, 21/20 गुना हो जाता है। अगले 3 महीने में ये 21/20 गुना हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये कहानी चली तो 3 महीने में मिल रहा है तुमको ये 21/20, तो भाई 3 महीने में 21/20 हो जाता है। तो स्केलिंग फैक्टर क्या है, 21/20। तो इंटरेस्ट कितना है, 1/20, 1/20 इंटरेस्ट है, यानी कि 5%। 5% है बच्चे, यहां पे आंसर 5 मार्क भी कर देंगे, आंसर 5 नहीं है, आंसर क्या है इसका 20%, 20%। भाई ये तो क्वार्टरली आया ना, कि एक क्वार्टर 3 महीने में कितना ब्याज है, 5%, लेकिन पर एनम की बात करोगे तो टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 5 गुणा 4 यानी कि 20%। तो पर एनम पूछा है इंटरेस्ट, तो क्या आएगा आंसर इसका 20%। ये तो क्वार्टर में है, एक क्वार्टर में 5% मिलता है, तो एनम में कितना है 20%। क्लियर? सभी को समझ में आया? ये सिंपल सी आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है इस पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। आसान से सवाल ही पेपर में आते हैं, सारे प्री लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपका 7। तो सवाल नंबर 7 इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और ये आपके मेंस 2017 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। गौर से समझना, दिया है इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹9600 एंड 10,272 रुपीज रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में जो आपको अमाउंट दे रखा है वो 9600 रुपए और 10,272 रुपए दे रखा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7%। देखते ही आंसर बता सकते हो, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 7%। सेकंड ईयर, ये देखो ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर, ये तुम्हारा सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के एंड में ये अमाउंट कितना दे रखा है तुम्हारा 9600 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है?
उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में ये हो गया तुम्हारा, तीसरा साल भी बीत गया, थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट कितना दे रखा है 10,200 अमाउंट दे रखा है, ये 10,272 रुपए पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है, 9600 रुपए और 10,272 रुपए दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 9600 पे ही 9600 से 10,272 जाना है तो देखिए 6 है, यहां पे 2 है, यूनिट डिजिट 6 से कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 6 से यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 2, तो 2 यूनिट डिजिट कौन देगा, यही देगा। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन आंसर मानूंगा 7, तो यानी कि ये 9600 से तुम्हारा 1.70 टाइम्स होना चाहिए, 6 7 42 यूनिट डिजिट 2 आएगा, ये आंसर पॉसिबल है। दूसरा 1.08 करोगे 8 48 यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, आंसर पॉसिबल नहीं। तीसरा आंसर मानोगे तो 1.06 6 36 6 यूनिट डिजिट होना चाहिए, आंसर नहीं। 5 आंसर मानोगे 5 30, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है। क्लियर है, जिसमें आपको यूनिट 2 बन रहा है 7, यही आंसर हो गया भाई। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, गौर से देख लो, ये जो 9600 रुपए से 10,272 है तो आपको कुछ ना कुछ ब्याज मिला है, वो ब्याज 9600 रुपए पर ही तो मिला होगा। तो अगर तुम्हारा 7% में आंसर मानता हूं तो 9600 का 1.07 टाइम्स होगा, स्केलिंग फैक्टर क्या होगा 1.07, 6 7 42 यूनिट 2 बनेगा, एक ही ऑप्शन में यूनिट 2 बनना है, पहले ऑप्शन में ये आंसर हो गया। मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9600 से 10,272 हो गया, तो कितना ब्याज मिला 400 प्लस 272 672 रुपए इंटरेस्ट मिला है। तो ये जो 600 ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये 9600 रुपए ये सेकंड ईयर के एंड में अमाउंट है, पर थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल 9600 रुपए पर कितना ब्याज मिला है 672, तो कितने परसेंट ब्याज मिला है 0 0 96 से तुम्हारा 7 बार कट गया, पूरा 7% आंसर। क्लियर है, तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, पेन भी उठाने की, आंसर क्या है 7%। क्लियर, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाई आपका 8। A certain sum of money becomes rupees 54,000 in 4 years and it becomes rupees 59,582 in 7 years. Find the rate of interest if compounded annually. आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। एक सम ऑफ मनी 4 साल के एंड में कितना है 54,000। ये रहा प्रिंसिपल, गौर से देखो, प्रिंसिपल से गुजर गए तुम्हारे 4 साल, 4 साल के बाद सर्टेन सम ऑफ मनी कितना बन गया 54,000 रुपए बन गया, 54,000। इट बिकम्स 59,582 इन 7 years। तो यहां से यहां तक 7 साल में कितना बन गया, 59,582 ना 582 रुपए। क्लियर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 54,000 से 59,582 रुपए होने में फिर केवल तुम्हें 3 साल लगे, 3 इयर्स का समय लगा, 3 इयर्स का समय लगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है भाई, प्रिंसिपल से 59,582 में 7 साल लगे, लेकिन 54,000 से 59,582 होने में कितना समय लगा, केवल आपको 3 साल का समय लगा, 3 साल का समय लगा। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो कुछ भी नहीं, ये वाली बात भूल जाओ। ये देखो, तो मैं ये कह सकता हूं कि सीधा सीधा 54,000 रुपए का प्रिंसिपल 3 साल में 59,582 रुपए हो गया, 3 साल में 59,582 रुपए हो गया। यानी कि अगर मैं यहां पे बात करूं स्केलिंग फैक्टर की, तो स्केलिंग फैक्टर कितना है 54,000 रुपए 3 साल में 59,582 हो गए, तो इतने गुना हो गया। ये 3 साल की कहानी, तो 1 साल में कितना हुआ होगा, 1 साल में हुआ होगा 1/3। तो जो ईयर में गैप आता है ना 4 साल और 7 साल, कितना गैप है ईयर में, दो अमाउंट्स के बीच में जो गैप आता है ना, जैसे पे 4 7 का, उसको पावर 1/3 में लगा दी, पावर 1 बाई समथिंग कर दीजिए पावर। क्लियर है, 2 साल का गैप है तो 1/2, 3 साल का है तो 1/3, 4 साल का है तो 1/3, 4 साल का है तो 1/4। सिंपल सी बात है ना। अब देखिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, स्केलिंग फैक्टर आ जाएगा। क्यूब रूट जरूर बनना चाहिए 54 को देख के दिमाग में आता है 27, 3 3 9 27 और 1000 का मतलब 10। देखते ही पता चलेगा कि 2 से जरूर कटना चाहिए, तो 2 से काटे तो ये चला जाएगा मेरे भाई 27,000, ये चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 2 कम 2, 29791। 27,000 का क्यूब रूट तो 30 आ गया, 30 into 30 29791 किसका होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट क्या है 1, तो या तो 31 का बनना चाहिए या फिर 39 का बनना चाहिए। 39 का ये बनेगा नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपका फिर ये इसका 64,000 के आसपास होना चाहिए, 64,000 के आसपास तो है नहीं ये। क्लियर है, अरे कोई डाउट है इसमें, सभी को समझ में आया। तो ये तुम्हारा किसका 31 का, भाई 1 यूनिट डिजिट है ना, तो ये तो या तो 31 का 39 का, 31 का ही होगा, क्योंकि 39 का तो काफी बड़ा होना चाहिए। तो स्केलिंग फैक्टर कितना है 31/30, मतलब एक साल में जो आपका अमाउंट है वो पिछले साल के अमाउंट से 31/30 गुना हो जाता है, 31/30, फिर अगले साल में 31/30 गुना, फिर अगले साल में 31/30 गुना, तो स्केलिंग फैक्टर आ गया। तो एक साल में 31/30 गुना हो रहा है, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिल रहा है 1/30 इंटरेस्ट मिल रहा है। आंसर क्या है सी ऑप्शन। परसेंटेज में कितना 10/3 यानी कि 3:1/3%। क्लियर है भाई, कोई डाउट, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। सभी को बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल सा है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से समझना, ध्यान देने वाली बात है। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए CI रेट ऑफ 9% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए 9% पर एनम का, यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, हाफ ईयरली, तो देखते ही आंसर मार्क कर सकते हो। आंसर है सी ऑप्शन 9.2025%, 9.2025%। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको 5-10 मिनट लेकर समझाना चाहूंगा कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। क्लियर है, समझते ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है भाई, अभी मैं बस आपको जस्ट डेमो दूंगा, डिटेल में आपको भी और भी बातें बताऊंगा। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया। चलिए अब गौर से समझना, सपोज आप गौर से समझना भाई, ठीक है, 100 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रिंसिपल है सपोज आपका 100 रुपया,
₹100। रेट है आपका कितना ले लेते हैं हम, रेट ले लेते हैं हम आपका 30% पर एनम। रेट आपका 30% पर एनम, सही है। और ये 2 साल का है, टाइम है आपका 2 साल। तो मुझे बताओ इफेक्टिव रेट कितना आएगा। अगर आपका प्रिंसिपल ₹100 है, रेट 30% पर एनम है, तो 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 30 × 60%। 1 साल में 30%, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 60%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इफेक्टिव रेट निकालने के 2 तरीके। पहला जो बेसिक तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास ₹100 है, अगर आपके पास ₹100 प्रिंसिपल है, तो ₹100 पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 30%, यानी कि कितना हो जाएगा अमाउंट, 130। फिर ये आपका अगले साल के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पर वापस आपको 30% इंटरेस्ट मिलता है। 130 का 30% कितना होता है, 39 आपको यहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, ₹39। तो कितना हो जाएगा, ₹169। ₹169। यहां पे कितना इंटरेस्ट मिला आपको, ₹30, ₹169। तो कुल मिला के भाई मुझे ये कहानी बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि ₹100 से ₹169 हो गया। ₹100 से कितना हो गया, ₹169 हो गया आपका। 2 साल में प्रिंसिपल ₹100 से ₹169 हो गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला, टोटल ₹69 का ब्याज मिला। ₹69 का ब्याज मिला कितने में, ₹100 पर। तो इफेक्टिव यहां पे तुम्हारा 2 साल में कितना आया, 2 साल में कितना मिला आपको, 69%। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 69% ब्याज मिला। तो ये आएगा आपका इफेक्टिव रेट की कितना, 69% आया। क्लियर है। 2 साल में कितना ब्याज मिला आपको, टोटल 69% ब्याज मिला। क्लियर है। तो एक तो ये तरीका है आपका 100 मान के कैलकुलेट करने का, या फिर आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं होता, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। क्लियर है। सभी को बात समझ, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक बात लिखना चाहता हूं कि अगर मैं किसी राशि को पहले x% बढ़ा दूं, फिर उसके बाद में उसको सक्सेसिवली y% बढ़ा दूं, तो उसमें जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा, वो कितना होगा, तो उसमें वो नेट परसेंटेज चेंज होगा x + y + xy/100%, x + y + xy/100%। तो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो कितना होगा, ये होगा आपका x + y + xy/100%। अगर आप किसी क्वांटिटी को पहले x% बढ़ाते हो फिर y% बढ़ाते हो, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना है, x + y + xy/100%। और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में किया क्या जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी तो सेम चीज की जाती है। आप पहले किसी क्वांटिटी को किसी परसेंट से बढ़ाते हो, फिर अदर परसेंट से बढ़ाते हो, तो नेट परसेंटेज चेंज जो आता है वो क्या आता है, x + y + xy/100%। क्लियर है। सभी को बात समझ में, ये सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इस पे। ठीक है। चलिए, जैसे कि सपोज आपके पास पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 2%, सेकंड ईयर के लिए रेट ऑफ परसेंट क्या आपका 3%। तो मुझे बताइए कि 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, ठीक है, ₹100 पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल है ₹100, टाइम है आपका 2 साल। ₹100 पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, यदि पहले साल ब्याज की दर 2% है, दूसरे साल ब्याज की दर 3% है। तो करने के देखिए 2 तरीके, एक तो ये कि अगर प्रिंसिपल ₹100 है तो ₹100 से कितना 2% ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, ₹2, तो कितना हो जाएगा, ₹102 होगी। अब ₹102 पर कितना ब्याज मिलेगा, 3%। 102 का 3% कितना हो जाएगा आपका, ये 3.06 रुपीज, ठीक है, 306/100, 3.06 रुपीज ब्याज मिलेगा। तो 102 पर 3.06 ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 105.06 रुपीज, 105.06 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी भी भाई को, तो मुझे बताओ कि ओवरऑल हुआ क्या। ओवरऑल आपका जो अमाउंट है वो ₹100 से, प्रिंसिपल जो है ₹100 से 105.6 हो गया, यानी कि ₹100 पर कितना ब्याज मिला आपको, ₹5.06 का ब्याज मिला, यानी कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। 2 इयर्स में CI, 2 इयर्स में जो CI का इफेक्टिव रेट आया वो कितना है, 5.06%। 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 5.06%। इफेक्टिव रेट कितना है 2 साल का, 5.06%। क्लियर है। लेकिन आप इसको फॉर्मूले से भी बना सकते थे कि पहले साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, 2%, पहले साल में कितना है इंटरेस्ट, 2%, दूसरे साल में कितना है 3%। तो ओवरऑल 2 साल में कितना आएगा, x + y + x × y/100, तो 5 + 6/100 यानी कि 5.06%, 5.06%। क्लियर है। कोई डाउट है इसमें, किसी भी स्टूडेंट को समझ में आई है बात, तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, 5.06% आ गया। क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं इसमें। ठीक है। चलिए अब देखिए मैं आपको पूरे ही अभी कहानी खत्म कर देता हूं। ये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ये आपका सेकंड मेथड है, परसेंटेज चेंज वाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को, समझ में आया कि इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज क्या होता है कि 100 रुपए पर 1 साल में जितना ब्याज मिलता है ना, वही तो होता है वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। चलिए, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं तो आपके पेपर में केवल 3-4 फिगर पे ही सवाल आते हैं। एक तो होता है 5%, एक आएगा आपका 10%, एक आएगा आपके 15% पे, एक आएगा आपके 20% पे, और एक आएगा आपके 25% पे। क्लियर है। 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, केवल इन्हीं फिगर्स पे आपके पेपर में सवाल बनते हैं और कुछ भी नहीं, केवल इन्हीं फिगर्स पे। ठीक है ना। कोई डाउट है।
जैसे कि मैं यहां पे ये मैंने लिख दी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो ये क्या है आपका रेट, ये क्या आपका रेट है। यहां पे मैं लिख रहा हूं सीआई फॉर 2 इयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, गौर से समझना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% पर एनम, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं 100 रुपए मानता हूं, पहला बेसिक तरीका क्या है, 100 का 5% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 105। अब इस 105 पे फिर से 5% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 5.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5.25, 105 प्लस 5.25 तो कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 110.25 रुपए। तो कुल मिला के 100 रुपए जो है 2 साल में कितने बने 110.25। तो 100 रुपए पर कितना ब्याज मिला, 100 रुपए पर आपको 10.25 रुपए ब्याज मिला 2 साल में। तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना मिला 10.25%। तो 2 साल का इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना 10.25%। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 10.25%। क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो 5% आप इसको फॉर्मूले से डायरेक्ट बता सकते थे कि पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%, तो 2 साल में जो नेट इफेक्टिव आपको सीआई मिलेगा वो कितना होगा 10.25%, 10.25%। तो ये हो जाएगा 2 साल का सीआई 10.25%। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, 10% से आपके एसएससी सीजीएल को सबसे ज्यादा प्यार है, तो इससे भी आप प्यार करो और इसको रट्टा मारिए कि अगर आपका रेट परसेंट 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में मिलेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, यानी कि सभी को पता है कितना ब्याज मिलेगा आपको 2 साल में 21%। यानी कि 100 रुपए निवेश करोगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल में आपको 121 रुपए वापस मिलेगा। तो यहां पे जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल का वो कितना 21%, 2 साल में आपको 21% ब्याज मिलेगा, 21%। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, नहीं समझे, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए 15%, गौर से देखिए कितना है 15% समझ में, तो 15% है, तो अगर मैं इसे फॉर्मूला लगाऊंगा तो 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32.25%, 32.25%। क्योंकि 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको 15% की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि सक्सेसिव है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, 32.25%। ये कुछ परसेंटेजेस हैं जो आपको याद रखनी है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि 15% में 2 साल में 32.25% मिल रहा है। डायरेक्ट सवाल करो। 20% है, अगर रेट परसेंट पर एनम 20 है तो 2 साल में कितना मिलेगा 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100, यानी कि 44%। कितना मिलेगा 44%। परसेंटेज में मैं आपको ये सब सिखा चुका हूं, कहां से ये फॉर्मूला आया है, नेट चेंज का। अगर आप किसी क्वांटिटी को पहले x% बढ़ाओ फिर y% बढ़ाओ, तो जो नेट परसेंटेज चेंज होता है वो होता है आपका x प्लस y। नेट परसेंटेज चेंज जो होता है वो क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस XY बाई 100%। क्लियर है, समझ में आया ना। 25%, अगर आप 25% को देखोगे तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100, 50 प्लस 6.25%/100, यानी कि 56.25%, 56.25% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका 25% की दर से। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक सभी को बात समझ में आ रही होगी। 30% का भी मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 30% पे मिलेगा आपको 69%। 30% में आपका 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 69% होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक बात समझ में आई है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर मैं 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो कितना मिलेगा। अब अगर 1 साल में 5% रेट है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो सभी को पता है 10% मिलेगा, तो 10% मिलेगा। अगर 1 साल में 10% ब्याज है तो 2 साल में कितना मिलेगा 20%। अगर 1 साल में 15% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको 30%। अगर 1 साल में 20% मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा आपको 40%। बात समझ में आ रही है। अगर 1 साल में 25% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 50%। अगर 1 साल में 30% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 60%। तो ये है आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, देख सकते हैं। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो 2 साल का डिफरेंस है, जो 2 इयर्स का डिफरेंस है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, क्लियर है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आप यहां से निकाल सकते हो क्या, वर्बली मुझे बताओ। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो यहां तक तो ठीक है भाई। 2 साल में 100 रुपए पर 5% ब्याज की वजह से सीआई कितना मिला 10.25, एसआई कितना मिला 10%, तो कितना डिफरेंस है 0.25%। कितना डिफरेंस है 0.25%। सही बात है, क्लियर है, सभी को समझ में कितना 0.25%, सही बात है। ओके, और ये कितना है यहाँ पे डिफरेंस 1%, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 साल के लिए 10% ब्याज की दर पर सीआई और एसआई का डिफरेंस 1% होता है। 15% से डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है आपका 2.25%। सही बात है। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का सीआई 40%, एसआई 40%, तो डिफरेंस कितना है 4%। डिफरेंस कितना है आपका 4%। सीआई है 2 साल का 56.25%, एसआई है 50%, तो डिफरेंस कितना है 6.25%। डिफरेंस कितना है 6.25%। सीआई है आपका 69% 2 साल का, एसआई है 60%, तो डिफरेंस कितना है, तो 30% पर एनम पर 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, वो आपका 9% होता है। कितना होता है 9% होता है। क्लियर है, सभी को बातें समझ में आई, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करना दिखाऊं कि अगर यहां पे आपका रेट परसेंट सपोज x% दे रखा है, x%, अगर सपोज यहां पे आपका रेट x% दे रखा है और दोनों साल अगर दोनों ईयर रेट सेम है तो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2x% है।
2x% है, समझ में आ रहा है सभी को। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए x, भाई पहले साल और दूसरे साल रेट सेम ही है 5% पर एनम। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, x प्लस x यानी कि 2x प्लस x इंटू x यानी कि x² 100%। तो 2x प्लस x² 100%, ये मैंने कैलकुलेट किया। 2x प्लस x² 100%, यही हमने कैलकुलेट किया। सभी को बात समझ में आई? तो इनका जो डिफरेंस आया 2 साल के CI और 2 साल के SI का, वो सीधा सीधा डिफरेंस जो है वो x² 100% आया। वो सीधा सीधा जो डिफरेंस आया वो x² 100% आया। कितना आया सीधा सीधा डिफरेंस, x² 100%। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो एसएससी के पेपर में अब केवल यही फिगर यूज होती है, इससे ज्यादा एसएससी के सोचने की क्षमता नहीं है, ना ही वो कभी एग्जाम में देगा। क्लियर है? तो आप इनको याद रख सकते हो, बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। कंसेप्ट आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल में कहां से चीज आई है। रेट अगर x% पर एनम है तो 2 साल का CI क्या हो जाएगा, x प्लस x² 2x प्लस x² 100%। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 2x%। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, x² 100% का। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है ना यहां तक? चलिए अब मैं इसका आपको 2-3 एग्जांपल लेकर बताता हूं। जैसे ये समझना, सपोज आपका प्रिंसिपल है 3000 रुपए, प्रिंसिपल है 3000 रुपए, रेट परसेंट है आपका 25% पर एनम। तो आपसे पूछा है कि बताइए 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस क्या है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब देखिए, अगर मुझे पता है कि 25% है तो 2 साल के CI और SI का डिफरेंस 25² 100 यानी कि 6.25% होने वाला है। कितना होने वाला है, 25² 100 यानी कि 6.25% होने वाला है। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? 3000 की जगह हम 4000 रुपए कर देते हैं, 4000 रुपए ना। तो यहां पे 2 साल के CI और SI का डिफरेंस 6.25% हो जाएगा। अगर आपका प्रिंसिपल 100% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 56.25, सिंपल इंटरेस्ट 50%, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 6.25% आ जाएगा 2 साल के CI और SI का डिफरेंस। और 6.25% का मतलब 4000 का 6.25%। ये बात समझ में आती है? 4000 का 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। तो 16 दूनी 32, 8 0 16 5 80 यानी कि 250 रुपए। तो 250 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक बात समझ में आ रही? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक और चीज समझेंगे। ठीक है? ये मैं अभी स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए समझा रहा हूं, मैं आपको किसी अलग वैल्यू के लिए भी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा। सपोज आपका प्रिंसिपल है, सपोज हमने मान लिया कितना, इस पे बना देते हैं साल बना देते हैं हम 15% पे। ठीक है? 15% पे बना देते हैं। ओके, तो आपका है प्रिंसिपल है सपोज आपका 8000 रुपीज या 10,000 रुपीज, प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज। क्लियर है? रेट परसेंट है आपका 15% पर एनम। तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस बताइए क्या है। इतना सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। अभी मैं आपको परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, मैं रेशियो मेथड से भी सिखाऊंगा, ट्री से भी सिखाऊंगा। तो अगर एक साल में रेट परसेंट 15% पर एनम है तो 2 साल का CI कितना होगा, 32.25, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 30%। तो डिफरेंस कितना होगा, 2.25% का डिफरेंस आएगा कि नहीं? तो डिफरेंस आ जाएगा 10,000 का 2.25%। ठीक है? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 225 रुपए। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 225 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है भाई? तो सिंपल सी बातें हैं, इनमें कुछ भी जम नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद गौर से समझना, आपको बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30% पर एनम, 30% पर एनम, और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है आपका 81 रुपीज, 81 या 8.1 रुपीज, 8.1 रुपीज। तो प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। तो 30% अगर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस सीधा दिमाग में कितना कैलकुलेट करते हो, 9%। कितना कैलकुलेट करते हो आप, 9%। ठीक है ना? 69 और 69% के लिए 8.1 रुपीज दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.9 रुपीज। आपसे प्रिंसिपल पूछा है यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 90 रुपए, 90 रुपीज। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो इस टाइप से आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। तो अगर मैं इस बात को मगअप करके लिखना चाहूं तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, गौर से समझना। क्या है कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इज x% y%, x% y%, then CI for 2 years, CI of 2 years का जो रेट होगा वो कैसे निकलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को यहां तक? तो ना, अब देखिए गौर से समझिए एक और चीज को। सपोज आपके पास 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% और 7% है। तो 2 साल का जो CI आएगा, 2 साल का CI वो सीधा सीधा मुझे बताइए क्या आएगा, वो तो 3 + 7 + 3 × 7 / 100। तो मैं सीधा सीधा क्या निकाल सकता हूं, 10.21%। सही बात है। तो अगर मैं जैसे यहां पे करूं कि 4% प्लस 4% को 11%, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, दूसरे साल 11% है। तो जो 2 साल का CI आएगा उसका इफेक्ट, 2 साल के CI का रेट कितना आएगा, टोटल 2 साल का CI, तो ये कितना आएगा, 15 + 4
वर्बली दिमाग में सोचना है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये 4% और 11% है तो 2 साल का जो सीआई होगा वो 4 + 11 + 4 × 11/100, यानी कि क्या 15.44% नहीं होगा, सिंपल सा 15.44%, वही तो लिखा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को ना? और अगर मैं 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 3 है, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट 7 है, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10%। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, दूसरे साल 11 है, तो टोटल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15%। सो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? ये डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 0.21%। 0.21%। बात समझ में आई सभी को? ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है आपका 0.44%। 0.44%। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आई है? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको आसानी से कर सकते हो कि सपोज अगर ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से x% और y% है, तो CI कितना है? CI तो है आपका x + y + xy/100% 2 साल का। SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का? वो हो जाएगा आपका x + y%, x + y%। तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का जरा डिफरेंस लिए तो डिफरेंस आएगा आपका xy/100%। डिफरेंस कितना है? xy/100%। क्लियर? सभी को बातें समझ में आई? तो बहुत सिंपल, बहुत आसान सी बातें जो आपको याद रखनी है, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। अगर मैं यहां पे 3 साल के लिए बात करूं, ये क्या लिखा हुआ है आपका? ये लिखा हुआ आपका रेट। 3 साल के लिए बात करूं, ये 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। गौर से समझना, 30%। ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना सभी लोग, और यहां पे मैं लिख रहा हूं 3 साल का सीआई, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10% का निकालना है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो बेसिक वाला है कि 100 रुपए है, तो 10% पहले साल में कितना? 110%। फिर 110 का 10% कितना? 121। फिर 121 का भी 10% मिल जाएगा, यानी कि 133.1। तो कुल मिला के 100 रुपए से 3 साल में 133.1 रुपए हो गया। तो कितना ब्याज मिला? 33.1% इंटरेस्ट मिला। तो ये हो गया बेसिक तरीका। दूसरा, पहले 10% + 10% का 2 बार अगर मैं इफेक्टिव निकालूं तो 2 बार इफेक्टिव कितना आएगा? 21%। तो ये आएगा तुम्हारा इक्विवेलेंट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए। लेकिन तीसरे साल भी 10% है, तो इसमें एक बार फिर से आपको यही फॉर्मूला लगा देना है, 21 + 10 + 21 × 10/100। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 33.1%। क्लियर है? इतनी सी बात है, सभी को समझ में आती है, तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो होता है 15.7625%, 15.7625%। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं 3 साल के लिए सीआई की बात करूं तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% ब्याज की दर से 33.1% होता है। ये वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ये 33.1% होता है। 10% का 3 साल के लिए इक्विवेलेंट अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे इफेक्टिव तो 33.1% आएगा। चाहे बेसिक से निकालिए, चाहे आप x + y + xy/100% से निकालिए। 15%, अगर हम 15% के लिए 3 साल का अगर हम निकालने बैठेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको याद रखना। 52.0785%। ठीक है, 52.0875%। ये बात समझ में आई है? क्लियर है? ठीक है, 52.0875%। ठीक, 20%, अगर 20% का आप 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो 2 वैल्यू आपको याद रखनी है। तो 10% की सबसे ज्यादा पेपर में आती है 33.1%। 3 साल के लिए 10% का डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1%। और उसके बाद 20% के लिए भी सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा अगर एसएससी को प्यार है तो 10% और 20% से। 10% के लिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली 33.1% और 20% के लिए डायरेक्टली होता है 72.8%। 72.8%। क्लियर है? 20%। बात समझ में? बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे तो फॉर्मूला लगा के, चाहे बेसिक से। अगर मैं 25% के लिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम है, तो ये आएगा आपका 95.3125%। 95.3125%। क्लियर? सभी को बातें समझ में आई? तो ये बहुत सिंपल सी बात है। और 30% के लिए आ जाएगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए। देखो 30% 1.3 का क्यूब 2197, तो ये आएगा आपका 119.7%, 119.7%। ठीक है, 30 का क्यूब। समझ में आया सभी को? क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अगर मैं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालने लगूं सेम रेट परसेंटेज से, तो 3 साल के लिए ये आएगा तुम्हारा 15%। अगर ब्याज की दर 10% हो तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 30%। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से आएगा 45%। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपका 20 के हिसाब से 60%। ये बात समझ में आती है? अगर ब्याज की दर 25% हो तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट फिर कितना आएगा? फिर आपका ये आएगा 75%। यहां तक बात समझ में आई है? क्लियर है? अगर ब्याज की दर 30% हो तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 90%। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? सीधा सीधा इनका डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 0.7625%। क्लियर? 33.1% और 30% तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3.1%। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 3.1% होता है। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम, ये लाइन जो है ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है, सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है। अगर मैं 15% के लिए बात करूं तो 15% के लिए डिफरेंस आएगा आपका 7.0875%। क्लियर है, 20% के लिए डिफरेंस दोगे तो कितना आएगा 12.8%, 12.8%। इस पर भी आपके एसएससी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है 20% का। क्लियर है, अगर मैं 25% के लिए 3 साल के सी और एसआई का डिफरेंस देखूं तो दिस विल बिकम 20.3125%। सभी को बातें समझ में आई हैं? क्लियर है, कोई डाउट है? अगर मैं 30% के लिए 3 साल के सी और एसआई का डिफरेंस देखूं तो ये आता है आपका 29.7%। क्लियर है, आप इनको याद ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कम से भी कम आपको 10% और 20% वाला तो याद करना ही पड़ेगा अगर आपको सवालों को चुटकियों में सॉल्व करना है। क्लियर है, यहां तक सभी स्टूडेंट को बात समझ में? तो ये सिंपल सी बातें थी। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के अभी तक 2 तरीके बता दिए। तो सीधा डायरेक्ट मेथड है कि आप सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ के जाइए और आगे मल्टीप्लाई करते जाइए। दूसरा है आपका ये परसेंटेज वाला मेथड। इसके भी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो हमको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा सीआई के केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ये है आपका, ये क्वेश्चन था, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बड़ी आसानी से। द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 9% पर एनम पेबल हाफ ईयरली एज। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा अगर 9% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड करे। अगर तुम्हारा 1 साल की बात है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करे तो 6 मंथ के 2 टुकड़े होंगे, 6 मंथ। अगर 1 साल में 9% पर एनम है तो मुझे बताओ 6 मंथ्स में कितना मिलेगा आपको 4.5%, और 6 मंथ में क्या मिलेगा 4.5% मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर ये तुम्हारा 4.5% है, 4.5% 6 महीने में, तो 1 साल में अगर आपको निकालना है, क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो नेट इफेक्टिव जो रेट आएगा, जो आपका नेट इफेक्टिव रेट आएगा, क्लियर है, 6 मंथ में ही कंपाउंड कर दिया जाता है इंटरेस्ट को। जो नेट इफेक्टिव रेट आएगा वो कैसे निकालोगे 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 इंटू 4.5 बाई 100%। क्लियर है, 4.5 प्लस 4.5 9, 20 25 बटे 100 यानी कि 9.2025%। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो मुझे बताइए क्या आप इसको वर्बली नहीं कर सकते थे? बिल्कुल वर्बली कर सकते थे, बहुत ही ज्यादा आसान सी बात है। पेपर में सवाल एक ये भी आया हुआ है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 8% हो और ये हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए तो नेट इफेक्टिव रेट क्या आएगा, आप करके देखना, आंसर आ जाएगा इसका 8.16%। क्लियर है, कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल साधारण से सवाल है ये। ठीक है, चलिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर बात की। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 चीज सिखाई, एक तो मैंने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाना सिखाया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में जीपी में, और दूसरा मैंने आपको परसेंटेज सिखाया। क्लियर है, कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आप परसेंटेज का रोल देखते हो। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, और परसेंटेज को हम सॉल्व कर सकते हैं रेशियो मेथड से भी। ठीक है ना, तो वो हम अभी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जैसे सवाल नंबर 10 है, इस सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 इयर्स। ये सब एक नए पैटर्न के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, सेकंड पैटर्न के क्वेश्चन आ गए, पेपर में सवाल बनता है ऐसा। एक सम ऑफ मनी जो है अब 3 गुना हो जाता है, यानी कि 1 से 3 होगा कितने सालों में? 8 साल में। 8 साल में एक सम ऑफ मनी 1 से 3 गुना हो गया। इन हाउ मेनी इयर्स विल इट अमाउंट टू 243 टाइम ऑफ इटसेल्फ। तो मुझे बताइए कि फिर ये 243 गुना कितने साल में हो जाएगा, कितने ईयर्स में 243 टाइम्स हो जाएगा। अब मुझे बताओ 243 का मतलब क्या होता है? 243 का मतलब होता है 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 होता है, तो 3 गुना हो रहा है 8 साल में, मुझे 3 की पावर 5 करना है, मुझे पावर 5 करना है, 3 की पावर 5, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए मैं आपको बेसिक से बताऊं तो ये क्या लिखा हुआ है कि 8 साल में कितने गुना? 3 गुना। तो अगला जो 8 साल होगा फिर उसमें 3 गुना और, फिर अगला जो 8 साल होगा फिर उसमें 3 गुना और, फिर अगला जो 8 साल होगा उसमें 3 टाइम्स और, फिर अगला जो 8 साल होगा फिर उसमें 3 टाइम्स और। तो टोटल कितना समय लगा? 40 साल, और 3 की पावर 5 यानी कि 243 हो गया। यानी कि अगर 3 गुना हो रहा है 8 साल में, तो 3 की पावर 5 गुना करना है, तो 8 इंटू 5 यानी कि कितना समय लगेगा? 40 साल का समय लगेगा। बी ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? बहुत ही ज्यादा आसान सी बात थी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इन सवालों को अटेम्प्ट करना है। गौर से देखेंगे सवाल नंबर 11। ठीक है ना, सवाल नंबर 11, इट्स सम ऑफ मनी बिकम्स 13.824 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 30 इयर्स। एक सम ऑफ मनी कितने गुना हो जाती है? 13.824 गुना हो जाती है। कितने साल में? 30 साल में, 30 इयर्स में। इन हाउ मेनी इयर्स इट वॉज 2.4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो बताइए कितने समय में ये अपने का 2.4 गुना थी, कितने टाइम? क्लियर है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है। मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि 2016 मेंस के पेपर में एक सवाल आया था, वो ये था, क्यूब रूट ऑफ -13824, 13,824 का क्यूब रूट बताइए, माइनस का साइन बताओ जरा सॉल्व करके सभी लोग, क्या आंसर है? 2016 मेंस का क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है ये है -24, क्योंकि क्यूब रूट है तो माइनस है, तो माइनस का साइन आएगा। 13,824 24 का क्यूब रूट होता है, 24 का क्यूब रूट होता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसा सवाल अभी तक एसएससी के पेपर में नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। 1 रुपए से 13.824 रुपए हो गया, यानी कि 13.824 का मतलब कुछ नहीं है, 2.4 का क्यूब हो गया। कितने सालों में?
30 सालों में। तो 2.4 का क्यूब हो गया 30 सालों में, तो मुझे तो केवल 2.4 ही करना है। तो कितना समय लगेगा? 10/3 यानी कि 10 साल। तो 10 साल में ये अपना कितना 2.4 टाइम्स हो जाएगा, 2.4। क्लियर है? बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है? 2.4 का क्यूब हो रहा है 30 साल में, तो पावर 3 है, मुझे केवल पावर 1 करनी है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 10 साल का समय लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर है आपका 12। सवाल नंबर है आपका 12, गौर से समझना, आसान सा क्वेश्चन है। A sum of money placed at compound interest become 27 times of itself in 15 years। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले 2 सवाल हैं इस टाइप के सवाल, मैंने सारे सवाल मैंने खुद सेट करे सारे, ठीक है? तो ध्यान से समझना, एक सम ऑफ मनी है, कितने गुना हो जाती है? 27 गुना हो जाती है, 27 टाइम्स। 27 टाइम्स हो रही है 27, 1 रुपए से 27 रुपए हो गया, 1 रुपए से 27 रुपए हो गया। समय कितना लगा? समय लगा 15 साल, 15 ईयर्स। कोई डाउट? इन 25 ईयर्स इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स? तो बताइए कि ये 1 रुपया जो है 25 साल में फिर कितना बन जाएगा, 25 साल में कितने गुना हो जाएगा, यही तो पूछा। तो देखिए कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। 27 को अगर मैं गौर से देखूं तो ये 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 हो रहा है 15 साल में, गौर से समझना, 3 की पावर 3 हो रहा है 15 साल में, 3 टू दी पावर 3 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 15 साल में हुआ। तो मुझे बताओ क्या 3 टाइम से फिर 5 साल में नहीं होगा? टोटल 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल का समय लगा, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3 होता चला गया, यानी कि 5 साल में 3 गुना होता है, अगले 5 साल में 3 गुना, फिर अगले 5 साल में 3 गुना, तो टोटल 15 सालों में 27 गुना हो गया। लेकिन मुझे तो 25 पूछा है, मुझे तो 25 साल पूछा है। तो एक 5 साल में कितना होता है? 3 टाइम्स। तो 25 साल में कितना होगा? 3 की पावर 5 नहीं हो जाएगा? 3 की पावर 5। 5 साल में कितने गुना होता है? 5 साल में 3 गुना होता है, तो 25 साल में 3 की पावर 5 यानी कितना जाएगा आंसर? 243। तो 243 टाइम्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ये है बी ऑप्शन। क्लियर? सभी को बात समझ में आई है? बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। 3 की पावर 3 हो रहा है 15 साल में, तो 3 गुना हुआ होगा कितने साल में? 5 साल में। तो 25 साल में 3 पंजे 15 मत कर देना, 25 साल में 5 साल में 3 गुना, अगले 5 साल में फिर 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 3 गुना हो गया। तो टोटल 25 साल में 3 की पावर 5 हो गया, तो 243 टाइम्स। क्लियर? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से समझना, सारे खतरनाक सवाल हैं, प्री लेवल में भी मैंने अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं। समझिए, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 ईयर। एक सम ऑफ मनी 1 रुपए से कितना हो जाती है? 64। 1 रुपए से 64 रुपए हो जाते कितने सालों में? 27 सालों में, 27 ईयर्स में। देखते हैं कौन कौन सी कर पाता है। 27 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 1 से 64 रुपए होगी। इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 512 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ? तो मुझे बताइए कि 1 रुपए से 512 रुपए होने में कितना समय लेगा, ये पूछा। 512 रुपए होने में कितना समय लेगा? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे, आसान सवाल मत समझना। 1 रुपए से 64 रुपए हो गया 27 सालों में, तो 64 और 512 में कुछ दिखता है? 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर, और 512 का मतलब होता है 8 का क्यूब। क्लियर है? सारा डाटा मैंने खुद सेट किया, ध्यान से समझना। यानी कि 1 रुपए से 8 स्क्वायर 64 रुपया होगा 27 सालों में, तो 1 रुपए से 8 का क्यूब कितने सालों में होगा? तो 8 स्क्वायर होने में 27 साल लगे, यानी कि 8 इंटू 8 होने में 27 साल लगे, यानी कि 8 होने में फिर कितना समय लगा होगा? 8 गुना होने में 13.5 साल। 8 गुना होने में फिर कितना समय लगा होगा? 13.5 ईयर्स का समय लगा होगा कि नहीं? 13.5 ईयर्स का। पहले 13.5 ईयर्स में 8 टाइम्स हुआ, फिर अगले 13.5 ईयर्स में 8 टाइम्स हुआ, टोटल 27 साल में 8 गुना 8 64 हो गया। लेकिन मुझे तो ये पूछा कि 8 का क्यूब होने में कितना साल लगेगा? तो 8 का क्यूब होने में यानी कि 512 गुना होने में, 8 गुना होने में 13.5 साल का समय आपका और लगेगा। तो टोटल आपका 40.5 ईयर, टोटल 40.5 ईयर्स में हो जाएगा आपका। 40.5 ईयर्स में। बताइए किसी को भी कोई डाउट है इसमें? आसान सा सवाल था। क्लियर है? सभी को बातें समझ में आएंगी, तो इस टाइप से सवाल हो सकता है। 8 का स्क्वायर 27 में, तो 8 गुना कितने में हुआ? 27 सालों में। 8 का क्यूब कितने 8 का क्यूब कितने में होगा? फिर सॉरी, 8 का स्क्वायर यदि 27 सालों में, तो 8 गुना 13.5 सालों में, तो 8 का क्यूब 13.5 प्लस 13.5 प्लस 13.5 40.5 सालों में। क्लियर? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, सवाल खुद सेट किया है, ध्यान से समझना। ए सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज 625 इन 2019। एक सम ऑफ मनी है जो 625 रुपए बन गया 2019 में। व्हेन रुपीज 1 वाज गिवन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1939। 1939 में 1 रुपया उधार दिया गया, और वो किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में सन 2019 में 625 रुपए बन गया। तो 1 रुपया तुम्हारा 625 रुपए बन गया। उधार दिया गया था 1939 में, सन 2019 में उसकी कीमत 625 रुपए होगी। तो 1939 से 2019, तो कितने का गैप है? 80 साल का। 80 साल में क्या हुआ कि 1 रुपया आपका 625 रुपए बन गया। टोटल टाइम है 80 साल। पूछा व्हाट वाज इट्स वर्थ इन 1999, तो 1 रुपए की वर्थ बताइए सन 1999 में इसकी कीमत कितनी होगी? सन 1999 में कीमत पूछने का मतलब है कि 1939 में उधार दिया गया 1939 में, और 1999 में कीमत पूछा कि 60 साल बाद पूछा है, 60 साल बाद स्टार्टिंग से 60 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो कितनी रही होगी। क्लियर है?
एक रुपया जो है सन 1939 में उधार दिया गया, 2019 में उसकी कीमत कितनी होगी? 625 रुपए हो गई। यानी कि टोटल 1939 से 2019 80 साल में 625 गुना हो गया। पूछा है 1999 में उसकी कीमत क्या थी, यानी कि 1939 से 1999 टोटल कितना? 60 साल में एक रुपए की कीमत कितनी हो गई, ये पूछा है। तो कितना आसान सवाल है। 625 का मतलब कितना होता है? 5 की पावर 4, 5 पच्चे 25, पंजे 125, पंजे 625। तो 5 की पावर 4 होने में 80 साल लगे। तो मुझे बताओ क्या 5 गुना होने में फिर 20 साल नहीं लगे होंगे? 5 गुना होने में फिर 20 साल नहीं लगे? 20 साल में 5 गुना, अगले 20 साल में फिर 5 गुना, फिर अगले साल में 20, 5 गुना, फिर अगले साल में ये, अगले 20 साल में फिर 5 गुना। तो टोटल 80 साल में 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 कितना हो गया? 625। क्लियर है? अरे कोई डाउट है भाई? 5 की पावर 4 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 80 साल का मतलब 20 साल प्लस 20 ईयर्स प्लस 20 ईयर प्लस 20 ईयर, यानी कि 20 साल में कितने गुना हो रहा है? 5 गुना। तो 60 साल में कितना गुना हो जाएगा? 60 साल में देखो 20 साल में 5 गुना, फिर अगले 20 साल में 5 गुना, फिर अगले 20 साल में फिर 5 गुना। तो टोटल 5 का क्यूब यानी कि 125 रुपए। तो टोटल 60 साल में इसकी जो कीमत हो जाएगी 125 रुपए, यानी कि सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 125 रुपए। क्लियर? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सभी को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है? तो ये तो सारे सवाल है, मैंने थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रखा है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है भाई आपका सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 गौर से समझना। If a certain sum of money amounts to rupees 6400 in 7.5 years and rupees 8000 in 15 years at a certain rate of interest compounded annually, find the principal। अब जो है आपके यहां से सारे लॉजिकल क्वेश्चन बनने शुरू हो गए और मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा जिनकी कोई हद नहीं। गौर से समझना। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6400 इन 7.5 ईयर, कोई सर्टेन सम ऑफ मनी, कोई प्रिंसिपल 7.5 साल में 7.5 ईयर्स में कितने हो गया? 6400 रुपए हो गया। 6400 रुपए हो गया, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। एंड रुपीज 8000 इन 15 ईयर्स, और ये जो प्रिंसिपल है 15 सालों में 8000 रुपए हो गया। 15 सालों में 8000 यानी कि 7.5 से भी 7.5 साल बाद, यहां से भी 7.5 साल बाद ये 8000 रुपए हो गया। क्लियर है? अरे कोई डाउट है इसमें? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 6400 रुपए 8000 रुपए बन गए कितने सालों में? 7.5 सालों में। 64,000 रुपए अमाउंट 8000 रुपए हो गया 7.5 सालों में। क्लियर है? कोई डाउट है? प्रिंसिपल से 7.5 साल में 6400 रुपए, फिर 64 से 7.5 साल में 8000 रुपए बन गए। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है? तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं 6400 और 8000 का रेशियो लूं, इसका और इसका, तो 0 से 0, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5/4 गुना हुआ, ये 5/4 टाइम्स हुआ है। 6400 रुपए का प्रिंसिपल, ये जो है तुम्हारा, अगर मैं मानता हूं ये अमाउंट 7.5 साल में 5/4 गुना हो गया, तो इस 7.5 साल में क्या ये भी यहां पे 5/4 गुना नहीं होगा? 5/4 टाइम्स, ये भी 5/4 टाइम्स हुआ होगा, 5/4 गुना। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? ये भी 5/4 टाइम्स हुआ है। तो हम यहां पे कहेंगे कि प्रिंसिपल का, आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल का 5/4 ही 6400 है। 6400 का मतलब 64 गुना 100, और 5 का मतलब 25। क्लियर है? 5 का मतलब सॉरी आ जाएगा 20, 5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 20। तो 64 इंटू 80, 0, 8 32 का 2, वहां से लगे 3, 8 48 और 3 51, 5120 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? सी ऑप्शन, 5120 रुपीज। क्लियर है? सभी को बात समझ में आई? बहुत ही आसान सा, इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है। प्रिंसिपल जो है 7.5 साल में 6400 रुपए हो गया, 7.5 साल में। अगले 7.5 साल में ये 6400 रुपए 8000 रुपए बन गए, तो कितने गुना? 5/4 टाइम्स। तो सेम टाइम ऑफ पीरियड में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7.5 साल में यही स्केलिंग फैक्टर रहेगा 5/4। तो प्रिंसिपल का 5/4 6400 के बराबर। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 5120 रुपए। समझ में आया है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 गौर से समझना। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 2800 इन 10 ईयर एंड रुपीज 3500 इन 15 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, गौर से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है आपका 10 साल में, प्रिंसिपल जो है आपका 10 साल में कितना हो गया? 2800 रुपए हो गया। बड़े दुख की बात है, कितना हो गया? 2800 रुपए हो गया। यही प्रिंसिपल 15 सालों में 3500 रुपए बना, तो प्रिंसिपल 15 सालों में 3500 रुपए बना, यानी कि 10 साल के बाद 5 साल और लगा, 5 इयर्स। तो 5 साल में ये 2800 रुपए कितने हो गए? 3500 रुपए, 3500 रुपीज। बोलो कोई डाउट इसमें? 3500 रुपीज। समझ में आया? क्लियर सभी को? ठीक है यहां तक? तो मुझे ये बताइए कि 2800 रुपए की धनराशि किसी कंपाउंड इंटरेस्ट पर 5 साल में 3500 रुपए हो गई, तो मुझे बताओ ये कितने गुना है? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5/4 गुना है, 5/4 टाइम्स। अरे 2800 और 3500 का अगर आप रेशियो लोगे तो कितने गुना है ये? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5/4 गुना है कि नहीं? क्लियर है? तो 5 साल में ये 5/4 गुना हुई, लेकिन ये तो 10 साल है। 10 साल का मतलब होता है 5 साल प्लस 5 साल, तो 10 साल का मतलब 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स, दिस इज 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स। अरे समझे कि नहीं? 10 साल का मतलब, तो इन 5 साल में ये कितने गुना हुआ होगा? 5/4, और इन अगले 5 साल में कितने गुना हुआ है? ये 5/4। नहीं समझे? तो प्रिंसिपल का 5/4 इंटू 5/4 यानी कि 25/16 किसके बराबर है? 2800 के, और 2800 का मतलब 28 इंटू 100, तो 25 चौका 100 आ गया। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 28 इंटू 64, 28 इंटू 64। तो 8 चौक 32 यूनिट, 2 आएगा। एक ही ऑप्शन है ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन।
क्लियर? सभी को समझ में आया? बहुत ही ज्यादा आसान, कुछ भी नहीं था, लॉजिकल सिंपल से क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल जो है 10 साल में 2800 रुपए हो गया, अगले 5 साल में 3500 रुपए हो गया, तो 5 साल में कितने गुना हुआ? 5/4 गुना हुआ, तो 10 साल में 10 साल का मतलब 5 साल प्लस 5 साल होता है, तो ये 5/4 टाइम्स होगा, ये 5/4 टाइम्स, तो कितना? 25/16 गुना हुआ प्रिंसिपल का, और टोटल 2800 रुपए के बराबर, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी? 1792 रुपीज। क्लियर? सभी को समझ में आया है? आसान सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, आसान सा सवाल। ₹5400 बिकम्स, गौर से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ₹5400 बिकम्स ₹7200 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 3 years, देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 9th year। कितना आसान क्वेश्चन है। 5400 रुपए 7200 रुपए बन गए एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 3 years। तो ये देखिए ₹5400 कितना बन गया? 5400 रुपए हो गए 7200 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर, कितने समय में? समय कितना लगा? तो ये समय लगा है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 साल, 3 years पूछा है। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 9th year, 9th year के एंड में अमाउंट कितना होगा? तो 3 साल बाद 7200, तो ये पूछा कि 5400 रुपए 9 साल बाद कितने हो जाएंगे, यानी कि इसके भी 6 साल बाद, इसके भी 7200 रुपए के 6 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? क्लियर है? ये पूछा है। अरे सिंपल सा सवाल है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें? ये पूछा कि 6 years बाद अमाउंट कितना होगा? भाई 3 साल ये प्लस 6 साल, टोटल 9 साल हो गए। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जरा इसको मुझे गौर से देखकर बताओ, ये है क्या? 18 या 54, 18 72 क्या 4/3 नहीं है क्या? 4/3 नहीं है, यानी कि 3 साल में 5400 का रेशियो 2020 कट गया, 18 या 54, 18 72 4/3 गुना हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि 3 साल में 4/3 गुना हो रहा है, स्केलिंग फैक्टर 4/3 का। तो ये जो 6 साल है, 6 साल का मतलब 3 साल प्लस 3 साल, 3 साल प्लस 3 साल का मतलब 4/3 इंटू 4/3, 3 साल में 4/3, फिर अगले 3 साल में 4/3 गुना, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा 9 साल के एंड में वो 7200 का कितना है? ये 16/9, यानी कि 9 8 72 800 और 16 8 128, यानी कि 12800 रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 12800 रुपए, जो कि आपका भाई ये है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो सिंपल सा सवाल था, कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर है आपका 18, सवाल नंबर 18, गौर से समझना। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी आस्क्ड इन 4 years and ₹7350 in 8 years कंपाउंडेड एनुअली, देन इन 12 years इट विल बिकम हाउ मच? कितना आसान सवाल है, कतई वाहियात और बेकार सा सवाल है। यह है आपका प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी अमाउंट 4900 इन 4 year, तो 4 साल में, गौर से समझना, 4 साल में ये कितना बन गया? 4900 रुपए बन गया, 4900 रुपीज। सही है। एंड ₹7350 इन 8 years, 7350 रुपए 8 साल में, तो यहां से 8 साल में 7350, तो मैं कह सकता हूं कि अगले 4 साल में यही 4900 रुपए की राशि बढ़कर 7350 रुपए हुई है। क्लियर है? देन इन 12 years इट विल बिकम हाउ मच? तो बताइए प्रिंसिपल 12 साल में कितना हो जाएगा? तो 4 + 4 8 साल, तो यही हो गया, यानी कि क्वेश्चन में बस इतना पूछा कि अगले 4 साल में ये अमाउंट कितना होगा, ये पूछा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो बहुत ही आसान सा है। अगर मैं बात करूं 4 साल में 4900 7350, 4900 रुपए कितने बन गए? 7350 रुपए बन गए। कितने सालों में? 4 साल में। तो काटेंगे तो ये देखिए पूरा कट जाएगा, 225 किससे जाएगा तुम्हारा? 225 से नहीं, 7 से 70 बार, 7 × 7 105, 35 दूनी 70, 35 के 105, 2:3, क्योंकि 4 साल में 3/2 गुना हो रहा है, 4 साल में 3/2 टाइम्स हो रहा है, 4900 का 3/2 टाइम्स है 7350। क्लियर है? 7350 3/2 टाइम्स हो रहा है 4 साल में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगले 4 साल में ये भी 3/2 टाइम्स होगा 7350 का, क्योंकि 12 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 7350 का 3/2। बस इतना ही तो करना था, और तो कुछ था नहीं इस सवाल में। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब देखिए 735 × 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5 भाई, 735 × 10, 2 पंजे 10 × 3, तो देखिए 5 25 25 75, यूनिट आपका 5 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन में यूनिट 5 है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से बिना कैलकुलेशन करे भी आपको सवालों को हवा में उड़ाना है। समझ में आया सभी को? ठीक है। अगर आपसे प्रिंसिपल भी पूछा होता तो भी सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर 4 साल में 3/2 गुना हो रहा है तो ये भी तो 4 years है, ये 3/2 है। तो प्रिंसिपल का 3/2 कितना दे रखा है आपको? 4900 रुपए। समझ में आया कि नहीं? सही है। प्रिंसिपल का 3/2 कितना देखो? 4900, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 4900 × 2 9800/3 रुपए। क्लियर है? आपका प्रिंसिपल आ जाता। समझ में आया कि नहीं? हर देखो 4 साल में 3/2 सेम स्केलिंग फैक्टर से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है। क्लियर? सभी को समझ में आया? नेक्स्ट सवाल नंबर 19, देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। अभी जो मैं तीनों सवाल आपको कराने वाला हूं, ये सीआई के बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इस पैटर्न पे बनते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ₹8,000 in 2 years एंड ₹27,000 in 5 years, फाइंड द प्रिंसिपल। आसान सवाल है, ये पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गौर से समझना। आपका प्रिंसिपल है P और ये 2 साल में 8000 रुपए हो जाता है, तो यानी कि प्रिंसिपल बिकम्स 8000 in 2 years, तो 8000 रुपए हो जाता है प्रिंसिपल 2 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यही प्रिंसिपल 5 साल में 27000 रुपए हो जाता है, यानी कि अगले 3 सालों की अगर मैं बात करूं तो अगले 3 साल में 8000 रुपए का अमाउंट बढ़कर 27000 रुपए हो गया, 27,000 रुपीज हो गया। तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल। क्लियर है? तो इतना आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। तो 8000 से 27000 रुपए हो गया कितने सालों में? 3 सालों में। गौर से समझना, अगर मैं 8000
और 27,000 का रेशियो लूं तो कितना आएगा? ये रेशियो आएगा तुम्हारा 8:27, यानी कि 3 सालों में ये 27/8 गुना हो गया। अरे ये रेशियो 27/28 आएगा ना, सॉरी 27/8 आएगा। 8,000 से 27,000 यानी कि कितना हो गया? 27/8 टाइम्स हो गया 3 सालों में। 3 सालों में 27/8 टाइम्स हो गया। यहां कितना है? 2 साल। अब गौर से सुनना, ये 27/8 टाइम्स 3 साल में हो रहा है, यानी कि 1 साल में फिर कितना हो रहा है? कोई भी बंदा क्या देख के नहीं बता सकता? 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, यानी कि 1 साल में कितना हो रहा होगा? ये 3/2 गुना हो रहा होगा 1 ईयर में। 1 ईयर में क्या ये 3/2 गुना नहीं हो रहा होगा? अब 1 साल में 3/2 गुना, फिर अगले साल में 3/2, फिर अगले साल में 3/2, टोटल 3 साल में 27/8 गुना हो गया। अरे क्यूब रूट ले लोगे ना 27/8 का, अगर आप क्यूब रूट ले लोगे तो 3/2 आएगा, यानी कि 1 साल में कितना गुना? 3/2 गुना। 1 साल में 3/2 गुना, यहां तो प्रिंसिपल 60,000 बनने में 2 साल लगे, तो 2 साल का मतलब कितना? 2 साल का मतलब कितना? 3/2 गुना पहले साल, फिर अगले साल 3/2 गुना। कुल मिला के प्रिंसिपल का 9/4 किसके बराबर है? 8,000 रुपीज के बराबर है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई? 8 चौक 32,000/9। 32,000/9 का मतलब 3555.5 रुपीज। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका है फर्स्ट ऑप्शन में। क्लियर? सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई है? इसमें किसी भी स्टूडेंट को तो कोई डाउट होने की कोई आशंका नहीं होगी। बहुत ही आसान सा और बेस्ट मेथड से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 8,000 से 27,000 रुपए हुआ, टोटल कितना समय लगा? 3 साल। तो 27/8 गुना हो गया, तो 1 साल में 3/2 हो रहा होगा, तो 2 साल में कितना होगा? फिर 9/4। तो प्रिंसिपल का 9/4 8,000 के बराबर है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी? 355.5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर है आपका 20। सवाल नंबर है आपका 20 है। सवाल नंबर 20 जबरदस्त क्वेश्चन है, गौर से समझना। If a sum of money of rupees 48600 becomes rupees 11,5200 in 4.5 years, then in 7.5 years it will become how much if it is given at compound interest annually? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 48600 रुपए, 48600 रुपए की कोई राशि कितने सालों में? 4.5 साल में। 4.5 ईयर्स में कितनी हो जाती है? 11,5200 रुपए हो जाती है। क्लियर है? 48,600 रुपए की कोई राशि 4.5 साल में 1,15,200 रुपए हो जाती है। देन इन 7.5 इयर्स इट विल बिकम हाउ मच? तो यही 48,600 रुपए 7.5 साल में कितने बन जाएंगे? स्टार्टिंग से 7.5 साल में कितने बन जाएंगे? या फिर मैं ऐसे कहूं कि 1,15,200 रुपए अगले 3 साल में कितने हो जाएंगे? ये अगले 3 साल में कितना हो जाएगा? टोटल 4.5 + 3 7.5 साल ही तो हो गया। ये पूछे आपसे। क्लियर? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो देखिए सवाल में कुछ है नहीं, सवाल बहुत आसान है। अगर मैं देखूं ये है 48,600, ये है 1,15,200, तो कितने गुना है? 1,15,200 48,600 का कितने गुना? जरा रेशियो लेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 से जाएगा, 6 एकम 6 और ये कितना बचेगा? 5 6 9 54 6 2 12 6 8 48 6 एकम 6 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 3 18 3 चौक 12 और ये 3 से 27 64/27। क्या रेशियो है? 64/27 का रेशियो, क्योंकि 4.5 साल में ये कितने गुना हो रहा है? 4.5 साल में 64/27 गुना हुआ, 64/27 हुआ। अरे मैंने रेशियो लिया 48,600 और इसका कितना है? 64/27, यानी कि 48,600 का 64/27 गुना हुआ कितने साल में? 4.5 साल में। 64/27 है, 64/27। क्लियर है? गौर से समझना, 64/27 टाइम्स हो गया 4.5 साल में, लेकिन यहां तो 3 साल दिख रहा है। 64/27 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? गौर से समझना, 4/3 हुआ, फिर 4/3 इंटू 4/3, ऐसे नहीं लिखूंगा। टोटल 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3 4.5 साल में। तो मुझे बताओ क्या 1.5 ईयर्स में ये 4/3 गुना, अगले 1.5 ईयर्स में 4/3 गुना, अगले 1.5 साल में फिर ये 4/3 गुना, तो टोटल 4.5 साल में 4/3 गुना 4/3 गुना 4/3 64/27 हुआ। इतना आपको दिमाग वर्बली सोचना है कि अगर 4.5 साल में 64/27 तो 1.5 साल में कितना क्यूब रूट लोगे? 1.5 साल में क्यूब रूट लोगे तो कितना आएगा? 4/3 4/3 आएगा, यानी कि मुझे पता चलेगा कि 1.5 ईयर में 4/3 गुना हो जाती है राशि। अमाउंट जो है अपने प्रीवियस अमाउंट का 4/3 गुना हो जाता है 1.5 साल में। तो ये तो 3 साल का है, तो 3 साल में देखो कितना समय लगेगा? 3 साल का मतलब क्या होता है? 1.5 ईयर प्लस 1.5 ईयर। तो पहले 1.5 ईयर में 4/3, अगले 1.5 ईयर में फिर से कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4/3। क्लियर? सिंपल सिंपल सी मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना जाएगा? 11 5 2 0 0 इंटू 16/9 इंटू 16/9 ये आ जाएगा। क्लियर है? देखिए कितना 9 9 1 कम 9 और 2, तो 9 दूनी 18 और कितना 9 72 18200 इंटू 16 8 48 आंसर का। यहां पे 2 0 के बाद यूनिट 8 आना चाहिए। ये आंसर पॉसिबल नहीं, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। 16 इंटू 12 ये 2 लाख के आसपास आएगा आंसर। एक ही आंसर पॉसिबल है, बी ऑप्शन। खत्म सवाल। तो इतनी देर में आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। भाई यहां पे देखिए 2 0 तो आनी है और उसके बाद यूनिट कितना आएगा? 6 48 यूनिट कितना आएगा आपका? 8 आना चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। आंसर जो है तुम्हारा 2 लाख के आसपास आएगा। ये है आंसर, 2 लाख से बड़ा बी ऑप्शन आंसर आ गया। क्लियर है? मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो भी सेम चीज आएगी। 8 12 32 14 4 16 16 4 20, ठीक है ना? तो 2,48,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया सभी? क्लियर है? तो बहुत ही ज्यादा आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। यही तरीके आपको पेपर में लगाने हो। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन जो पेपर में बन सकते हैं, ऐसे मैंने काफी सारे सवाल बनाए हैं। हर सवाल में देख सकते हैं आप, मैंने बहुत वेरिएशन रखा हुआ है। एक पैटर्न के होने के बावजूद आपको नया लगेगा। सही है? नेक्स्ट सवाल देखेंगे जो कि इस टाइप का बेस्ट क्वेश्चन है। गौर से समझना, क्या दिया हुआ है?
₹4800 becomes 7500 at a certain rate of interest compounded annually in 2 years 8 months. Then in how many years ₹19,200 will amount to 37,500 at the same rate of interest compounded annually. क्लियर है? कोई डाउट है? 4800 रुपए जो है 7500 रुपए बन जाते हैं किसी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंडेड एनुअली। कितने सालों में? 2 साल 8 महीने। 4800 रुपए, गौर से समझना, 4800 रुपए बन जाते हैं क्या? 7500 रुपए। 48 रुपए बन जाते हैं 7500 रुपए किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में? 2 साल 8 मंथ में। 2 साल 8 मंथ में। क्लियर है? कोई डाउट है? तो क्वेश्चन में यह पूछा है उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 19,200 रुपए कितने समय में 37,500 रुपए बन जाएंगे, कितने टाइम पीरियड में? ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कितना आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, गौर से समझना, लॉजिकल है। 4800 से 7500 हुआ तो मुझे बताओ कितने गुना हुआ? रेशियो लोगे जरा, 7500 बटे 4800, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 25, 3 से 16, 25 रेशियो 16, यानी कि 2 साल 8 मंथ में ये 25 बटे 16 गुना हुआ है। ये बात आप वर्बली भी लिख सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। 25 बटे 16 गुना 25/16 टाइम्स हुआ है कितना? 25/16 टाइम्स हुआ है आपका कितना? 2 साल 8 महीने में। 2 साल 8 महीने में कितना? 2 साल 8 महीने में 25 बटे 16 गुना 2 साल 8 महीने में। तो 25 बटे 16 को मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्या? 5 बटे 4 गुना 5 बटे 4, 5 बटे 4 गुना 5 बटे 4, 25 बटे 16। तो 2 साल 8 महीने में 25 बटे 16, यानी कि जो 5 बटे 4 होने में कितना समय लगा होगा? 1 ईयर 4 मंथ्स। 1 ईयर 4 मंथ्स। समझ में आया? कितना समय लगा? 1 साल 4 महीने में 5 बटे 4, फिर अगले 1 साल 4 महीने में 5 बटे 4 गुना, तो टोटल 2 साल 8 महीने में 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4, 25 बटे 16 गुना हुआ। क्लियर है? आप देखिए 19,200 से 37,500 रुपए करना है तो कितने गुना करना है? जरा रेशियो सिंप्लीफाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 3 से 64 और ये कितना आ गया? 125। तो क्या है रेशियो? 64 रेशियो 125 है। सिंप्लीफाई करके कितना है? 64 रेशियो 125। 64 रेशियो 125 आया, यानी कि कहने का मतलब है 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब। 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब आया, यानी कि पावर 3 करनी है, यानी कि मुझे 5 बटे 4 का क्यूब करना है। 5 बटे 4 का क्यूब करने का मतलब है मुझे 5 बटे 4 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, टोटल 3 साइकिल लगेंगे कि नहीं? 3 साइकिल का समय लगेगा टोटल 3 साइकिल में। अब 1 साल 4 मंथ में 5 बटे 4 गुना होता है, लेकिन हमको तो 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4 इंटू 5 बटे 4 गुना होता है, तो समय भी 3 गुना लगेगा। समय भी 3 गुना लगेगा। 1 साल का 3 गुना मतलब 3 ईयर्स, और 4 मंथ का 3 गुना यानी कि 12 मंथ्स। तो आंसर आएगा 3 ईयर्स 12 मंथ्स, जो कि आपका टोटल कितना हो जाएगा? 4 साल ही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन 4 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4 ईयर्स। बहुत ही बढ़िया, आसान, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए आपको। 4800 रुपए 7500 रुपए बन गए 2 साल 8 मंथ में। तो कितना गुना हुआ? 25 बटे 16 गुना हुआ 2 साल 8 मंथ में, यानी कि 5 बटे 4 गुना हो रहा है 1 साल 4 महीने में। अगले 1 साल 4 महीने फिर से 5 बटे 4 गुना, टोटल 2 साल 8 महीने 25 बटे 16 गुना। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसी स्केलिंग फैक्टर 5 बटे 4 से 19,200 रुपए 37,500 कितने टाइम में बन जाएंगे? यानी कि ये है तुम्हारा 5/4 का क्यूब, 125 बटे 64 है ना। तो 5/4 का क्यूब होने में टोटल 3 साइकिल लगेंगे, यानी कि टोटल 3 गुना समय 4 साल लगेगा। क्लियर है? तो ये सब सवाल थे जो मैंने आपको समझा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली क्लास में अब हम नेक्स्ट